यह कहानी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एक ऐसे संसार में जहां मार्शल आर्ट्स दोबारा जागृत हो चुके हैं, भयानक दैत्य खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं और अनगिनत जातियां मानवता से प्रभुत्व के लिए टकरा रही है। उसी अराजक दुनिया में युवा नायक सुहोंग एक ऐसे सिस्टम को जागृत करता है जिसकी प्रतिभा युगों में कभी नहीं देखी गई। इस सिस्टम के साथ सुहोंग की सीखने की गति कल्पना से परे है। सी रैंक मार्शल आर्ट्स। 1 सेकंड में बुनियादी समझ, 2 सेकंड में पूर्ण महारत, 3 सेकंड में पूर्णता। एस रैंक तकनीकें, अनंत दिन में सीखना, ऐसे 8 दिनों में महारत, 1 महीने में परफेक्ट कंप्लीशन। इतना ही नहीं, शत्रुओं को पराजित करने पर उसे मार्शल दाऊ पॉइंट्स प्राप्त होते हैं। इन पॉइंट्स का उपयोग करके वह अपनी रक्त ऊर्जा बढ़ा सकता है, हड्डियों को मजबूत कर सकता है और एक दिव्य शरीर का निर्माण कर सकता है। 8000 मार्शल दाऊ पॉइंट्स के साथ उसकी रक्त ऊर्जा उछाल मारती है और वह योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। निरंतर संचय और बेजोड़ प्रतिभा के बल पर सिविंग धीरे धीरे संसार के शिखर पर चढ़ता है और अंततः अकेले दम पर 3000 सम्राटों को एक हाथ से कुचल देने वाला अस्तित्व बन जाता है। हमारी कहानी की शुरुआत 2 लोगों के बीच चल रहे एक जबरदस्त मुक्केबाजी मुकाबले से होती है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एक जोरदार मुक्का दूसरे व्यक्ति की बाह पर पड़ता है, जिसका असर बहुत तेज होता है। पता चलता है कि यह सुहोंग और उसका दोस्त एक कठिन प्रशिक्षण सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे मुख्य किरदार का ट्रेनिंग पार्टनर दर्द से कराने लगता है क्योंकि वह वॉर बहुत जोरदार लग रहे थे। वह सुहोंग की मार्कनी क्षमता की तारीफ करता और चिन्ह को गुद्दिश भी करता है और सुहोंग पुष्टि करता है कि उसने 2 दिन पहले ही सूक्ष्म स्तर हासिल किया था और बस हमें इस दुनिया में मौजूद मार्शल आर्ट की महारत के 5 स्तरों का संक्षिप्त विवरण मिल जाता है। उसका दोस्त पूरी तरह से हैरान है और कहता है कि उनकी कक्षा में कोई भी उसके आसपास भी नहीं आता। हमारा मुख्य किरदार प्रशिक्षण पर वापस जाने के लिए बेताब है, लेकिन उसका साथी आराम करने की गुहार लगाता है। वह हार मानकर चला जाता है और सुहोंग को पागल कहता है क्योंकि वह सिर्फ प्रशिक्षण ही करना चाहता है। बाहर जाते समय वह शिक्षक ली को अलविदा कहता है, जो बच्चे से बस इतना कहते हैं कि जाओ कमीज पहन लो। फिर शिक्षक हमारे नायक के पास आकर किसी गंभीर बात पर चर्चा करते हैं। वे पूछते हैं कि सुहोंग ने अभी तक जो का प्रवेश का शुल्क क्यों नहीं चुकाया है। सुहोंग अपने पारिवारिक हालात के चलते और समय मांगता है, लेकिन शिक्षक कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। अभ्यास खत्म होने के बाद जिम पूरी तरह खाली हो जाता है। सिर्फ सुहोंग ही अकेला अभ्यास कर रहा होता है। हमारा लड़का अकेला रह जाता है और डॉलर की फीस को लेकर परेशान और निराश होता है। उसे याद है कि जब वह मात्र 3 वर्ष का था तब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से वे अपनी चाची और चाचा के साथ रह रहा है, जो उसके प्रशिक्षण में पूरा सहयोग देते हैं। इस क्रूर दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट बनना एक बेहद लाभदायक पेशा है, इसीलिए सुहोंग को इस बात का अपराध बोध होता है कि वह उन पर बोझ बन रहा है, जबकि वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है। सुहोंग अपने छोटे से साधारण से अपार्टमेंट में घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन दरवाजे से ही वह अपने चाचा चाची को किराए के पैसों की कमी के बारे में बात करते हुए सुन लेता है। वे अपने भतीजे की दाखिले की फीस को प्राथमिकता देने का फैसला करते हैं क्योंकि वे उसे पढ़ाई में पीछे नहीं रखना चाहते। इसके लिए उसके चाचा अपनी दवाइयां बंद करने पर विचार करते हैं, जबकि उसकी चाची दूसरी नौकरी करने के बारे में सोचती है। उनके द्वारा उसके लिए किए जा रहे इस बलिदान को सुनकर सुहोंग का दिल टूट जाता है। फिर भी वह उन्हें नए परेशान न करने के लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ मारकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करता है। अंदर आते ही सुहोंग सबका अभिवादन करता है और उसकी चाची देर से आने पर उसे डांटती है। वह अपने चाचा को संदेश देने की पेशकश करता है, लेकिन चाचा उसे बस आराम करने के लिए कहते हैं। फिर हमें हमारे हीरो के कमरे का दृश्य देखने को मिलता है। बिस्तर पर लेटे हुए और सोच विचार करते हुए वह फैसला करता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद ही करेगा। ऐसा करने के लिए जो हॉर्न को लगता है कि जल्दी पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगले दिन हमारा नायक एक छोटे से जंगल से घिरी एक बेहद आधुनिक इमारत की ओर बढ़ता है। यह जगह असल में एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब है, जहां जीतने के अलावा कोई और नियम नहीं है। उद्घोषक रात के फाइटर मिंटोर का परिचय देता है, जो भेष बदले हुए सुहोंग के अलावा और कोई नहीं है। 60,000 का इनाम जीतने के लिए उसे लगातार 4 मुकाबले जीतने होंगे। भीड़ उस लड़के को देखती है और आपस में फुसफुसाती है कि वह जरूर नौसिखिया होगा। उद्घोषक महिला हमारे हीरो को भीड़ में जोश भरने के लिए कहती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वह समझाती है कि उसे सबको ताना मारना होगा। सुहोंग को बात समझ आ जाती है। इसके साथ ही वह चिल्लाता है कि वह अजय है और सभी कमजोरों को आगे आने का आह्वान करता है। दर्शक उसके अहंकार से हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा।
लेकिन इससे भीड़ में जोश भर जाता है और वे लड़ाई शुरू होने का बेसब्री से इंतजार करने लगते हैं। सुहोंग माहौल में तनाव महसूस करता है, लेकिन पैसे जीतने के लिए लड़ने पर ध्यान केंद्रित रखता है। जल्द ही चूहे का मुखौटा पहने एक आदमी सुहोंग का सामना करने के लिए रिंग में उतरता है। नायक अपने प्रतिद्वंदी का विश्लेषण करता है और उसकी रणनीति में कमजोरी ढूंढ लेता है। सुहोंग का ध्यान कहीं और होने का आभास होते ही प्रतिद्वंदी मुक्का मारने के लिए झटपट तैयार हो जाता है। सुहोंग चूहे का मुखौटा पहने उस व्यक्ति पर बिजली की तेजी से पलटवार करने के लिए अपनी मुट्ठी कस लेता है। अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे पर एक सटीक मुक्के से हमारे नायक ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। मुक्का इतना जोरदार था कि वह चूहा रिंग के पार जा गिरा। सुहोंग ने अपनी पहली जीत का जश्न मनाया और तुरंत अगले प्रतिद्वंदी को चुनौती दी। मिनीटर के शानदार प्रदर्शन पर दर्शक बेकाबू हो जाते हैं। एक नया योद्धा अखाड़े में प्रवेश करता है और कहता है कि इस बार हमारे नायक का भाग्य इतना अच्छा नहीं होगा। हमारा नायक उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है, यह सोचकर कि वह इस योद्धा का उपयोग अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए कर सकता है। विरोधी बिना समय बर्बाद किए सीधे हमारे नायक पर हमला कर देता है, लेकिन सुहोंग अपने मुक्के से उस व्यक्ति के प्रहार को रोक देता है, जिससे एक जबरदस्त झटका लगता है। विरोधी उसकी ताकत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन हमारा नायक जानता है कि वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। मौका पाकर उसने उस ताकतवर आदमी के चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। सुहोंग ने देखा कि उस आदमी ने अपने घोंसे में बहुत ज्यादा ताकत लगा दी थी, जिससे उसकी कमर खुली रह गई थी। इसीलिए उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी बगल में एक जोरदार लात मारी। वार इतना जोरदार था कि पहलवान अखाड़े से बाहर जा गिरा और बस इसी तरह हमारे नायक ने बिना किसी परेशानी के लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली। वह अखाड़े में अकेला खड़ा है, अगले प्रतिद्वंदी के आने का इंतजार कर रहा है। एक आलीशान निजी कमरे में सूट पहने एक व्यक्ति कहता है कि मिंटर एक प्रशिक्षु के हिसाब से काफी ताकतवर है। वह देखता है कि मिंटर पहले ही 3 जीत हासिल कर चुका है और अगले मुकाबले में धांधली करने का फैसला करता है। उसी क्षण एक नकाबपोश योद्धा उसे चुनौती देता है। एंड बॉस उसे अपनी असली ताकत छिपाने के लिए कहता है। इसी बीच हमारा नायक सोचता है कि अपनी नई मुक्केबाजी तकनीक से इन लोगों को हराना बहुत आसान था। वह फिर से ध्यान केंद्रित करता है, यह जानते हुए कि उसे 60,000 जीत के लक्ष्य तक पहुंचने में बस एक और जीत बाकी है। अचानक उसे अपना आखिरी प्रतिद्वंदी दिखाई देता है। भीड़ नए प्रतिद्वंदी को व्हाइट फॉक्स के रूप में पहचान लेती है। वह हंगामा मचा रहा है क्योंकि वह एक तरह का मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि एक तरह से धोखा है। हमारा हीरो जानता है कि यह लड़ाई कठिन होने वाली है, लेकिन वह हारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। व्हाइट एक छोटी सी घमंडी मुस्कान बिखेरता है, जिससे पता चलता है कि वह काफी आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह सुहांग से कहता है कि डरो मत, क्योंकि वह जानता है कि उसे कैसे आराम से हराना है। दोनों के रिंग में आने के बाद उद्घोषक अंतिम मैच की घोषणा करता है। घंटी बजते ही दोनों पूरी रफ्तार से एक दूसरे की ओर दौड़ पड़ते हैं। हमारा नायक पहले ही हमले में पूरी ताकत झोंकने का फैसला करता है। वह एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन सफेद लोमड़ी भी उतने ही जोरदार मुक्के से उसे रोक देती है। सुहोंग उस शक्ति को महसूस करके दंग रह जाता है और समझ जाता है कि यह आदमी सिर्फ एक साधारण मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि यह आदमी असल में एक मार्शल आर्टिस्ट है जो अपनी ताकत छुपा रहा है। फिर सफेद लोमड़ी सुहोंग को ध्यान भटकने के लिए फटकार लगाती है। वह थंडरफिस्ट नामक एक प्रहार करता है जो हमारे नायक पर सीधा वार करता है। प्रहार इतना जबरदस्त होता है कि सुहोंग एक सच्चे मार्शल आर्टिस्ट की अपार शक्ति का अनुभव करता है। दर्शकों में मौजूद लोग इस तकनीक को पहचान लेते हैं और मिनोटर को पहले ही हारा हुआ मान लेते हैं। सफेद लोमड़ी लगातार हमला करती है, सुहांग को पलटवार करने और अपनी असली ताकत दिखाने के लिए उकसाती है। सुहांग सिर्फ बचाव कर सकता है, यह जानते हुए कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो वह हार जाएगा। उसे पलटवार करने का मौका ढूंढना होगा, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी उसे जरा भी डील नहीं दे रहा है। एक पल की चूक में सफेद लोमड़ी का एक मुक्का हमारे नायक के बचाव को भेद देता है। वह मुक्का जबरदस्त ताकत से सीधे हमारे नायक के चेहरे पर लगता है। इस मुक्के से सुहोंग जमीन पर गिर पड़ता है और पूरी तरह से अचेत हो जाता है। जमीन पर पड़े सुहाग की चेतना हमले के बाद धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। सफेद लोमड़ी उसके मुखौटे पर पैर रखती है और उसे बताती है कि उसे इनाम की एक भी रकम नहीं मिलेगी, लेकिन वह सुहांग को उनके साथ जुड़ने का प्रस्ताव देती है, जिसके तहत उसे इनाम की रकम मिल जाएगी। लेकिन हमारा नायक इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। फिर प्रतिद्वंदी उसे धमकी देता है और कहता है कि इनकार करने की कीमत वह नहीं चुका सकता।
मैट पर गिरकर सुहोंगंग मार्शल आर्टिस्ट के रूप में उनके सम्मान पर सवाल उठाता है। सफेद लोमड़ी अपना धैर्य खो बैठता है, यह देखकर कि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इसीलिए वह फैसला करता है कि वह सुहांग को इस कदर खत्म कर देगा कि वह फिर कभी लड़ ना सके। यह धमकी हमारे नायक के दिमाग में गूंजती रहती है जब वह अपने सपने के बारे में सोचता है। इसी के साथ सफेद लोमड़ी एक घूमती हुई लात मारकर लड़ाई खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सुहांग आखिरी क्षण में बच जाता है। व्हाइट सॉक्स चौंक जाता है। इतनी मार खाने के बाद भी हमारा नायक एक प्रचंड आभा से घिरा हुआ फिर से खड़ा हो जाता है। प्रतिद्वंदी यह देखकर दंग रह जाता है कि उसने उसके मुखों को सह लिया और अभी भी खड़ा है। दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर सुहांग अपने परिवार और उन सभी बलिदानों के बारे में सोचता है जो उन्होंने उसके सपने के लिए किए हैं। वह जानता है कि वह ऐसे भविष्य को स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें वह उन सभी को निराश करे। अचानक एक रहस्यमय स्क्रीन प्रकट होती है और उससे पूछती है कि वह अपने विश्वास और परिवार के लिए क्या बलिदान देगा। फिर गुस्से से चीखते हुए सुहांग जवाब देता है कि वह सब कुछ कुर्बान कर देगा और उसके चारों ओर 10 लाख से अधिक मूल्य की एक आभा फूट पड़ती है। स्क्रीन पूछती है कि क्या वह कीमत चुकाने को तैयार है और हमारा नायक चिल्लाता है हाँ। अचानक सुहांग एक अजीब डिजिटल दिखने वाले स्थान पर पहुंच जाता है। वह आश्चर्यचकित रह जाता है जब एक भयावह परछाई उभरती है। इसके सामने एक सुनहरी आकृति एक जबरदस्त उपस्थिति के साथ प्रकट होती है। यह आकृति कहती है कि वह उसे एक मौका देगी और फिर धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। उस आकृति का सुनहरा प्रकाश हमारे नायक की ओर बढ़ता है और उसे पूरी तरह से घेर लेता है। उसके सामने एक सुनहरी सिस्टम स्क्रीन तैरती हुई दिखाई देती है। इसमें सुहांग के सभी गुण जैसे जीवन शक्ति, उत्साह और कौशल प्रदर्शित होते हैं। हमारा नायक उत्सुक हो जाता है और यह देखने के लिए स्क्रीन को छूता है कि क्या यह टच स्क्रीन है। उसकी उंगली सीधे पहले मिशन बटन पर जाती है, यह देखने के लिए कि यह किस बारे में है। मिशन फाइट फॉक्स को हराने और अपनी मार्शल आर्ट को बेहतर बनाने का एक ट्यूटोरियल है। सुहांग सोचता है कि बिगिनर्स गाइड क्या है, तभी उसका एक क्लोन प्रकट हो जाता है। बिना समय गंवाए क्लोन हमारे नायक पर झपट पड़ता है, लेकिन अपनी सहज प्रतिक्रिया से सुहाग क्लोन के मुक्के से बच जाता है। उसे एहसास होता है कि क्लोन अपनी वज्रमुठी तकनीक का इस्तेमाल ठीक उसी तरह कर रहा है जैसा कि मैनुअल में बताया गया है। क्लोन को गुरु मानकर सुहाग ने सीखने का यह मौका गंवाने का फैसला किया। वह लड़ाई में कूद पड़ा और अपने क्लोन से मुक्केबाजी शुरू कर दी। हमारा नायक समझ गया कि क्लोन उसे लड़ने का एकदम सही तरीका दिखा रहा है और उसे पूरी तरह से हरा रहा है। लेकिन क्लोन ने जरा भी संकोच नहीं किया और सुहोंग के पेट में जोरदार मुक्का मारा, इतना जोरदार कि हमारा हीरो पीछे की ओर उड़ गया। उसने देखा कि उसकी मुक्केबाजी की तकनीक में सुधार हुआ है और वह अपनी प्रगति की गति देखकर दंग रह गया। मुस्कुराते हुए वह समझ जाता है कि यह जगह उसके कौशल को अविश्वसनीय रूप से तेजी से निखार सकती है। इसीलिए दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ने में जुट जाते हैं और गहन प्रशिक्षण जारी रखते हैं। हर वार के साथ हमारे नायक की वज्र मुट्ठी पर महारत बढ़ती ही जाती है, इधर जाती है। वे वॉइड स्टेप का अभ्यास भी करते हैं और सुहांग की दक्षता में जबरदस्त वृद्धि होती है। थोड़े ही समय में उसके सभी कौशल अपने अधिकतम स्तर के करीब पहुंच जाते हैं। उसका फ्लोटिंग लाइट पाम सबसे पहले माइक्रो लेवल तक पहुंचता है। ठीक उसके वॉइड स्टेप के उसी मुकाम तक पहुंचने के बाद एक आखिरी प्रहार के साथ उसकी वज्र मुट्ठी आखिरकार मास्टर स्तर पर पहुंच जाती है। प्रशिक्षण के बाद क्लोन प्रकाश में विलीन हो जाता है और सुहोंग को अकेला और थका हुआ छोड़ देता है। सत्र समाप्त होने पर स्क्रीन उसे बधाई देती है और पूछती है कि क्या वह वास्तविकता में लौटना चाहता है। सुहांग मान जाता है और उसी क्षण वह अखाड़े में वापस आ जाता है। ठीक व्हाइट सॉक्स के सामने उसका प्रतिद्वंदी सारी विचित्रता से छिड़कर हमारे नायक पर पूरी ताकत से हमला करता है। वह अपने थंडर फिस्ट से आक्रमण करता है और लड़ाई को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन सुहाग ने बड़ी आसानी से उस मुक्के को चकमा दे दिया क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत धीमा है। अविश्वसनीय गति से हमारे नायक ने अपने प्रतिद्वंदी पर एक जोरदार मुक्का मारा। वह मुक्का सीधे प्रतिद्वंदी के चेहरे पर लगा और उसका मुखौटा चकनाचूर हो गया। सुहोंग उसे ठंडी निगाहों से घूरता है, जिससे उस जोरदार प्रहार के बाद उसका दृढ़ संकल्प झलकता है। भीड़ में मौजूद हर कोई इस अविश्वसनीय वापसी को देखकर स्तब्ध रह जाता है। इसी के साथ सफेद लोमड़ी हार मान लेती है और हमारा नायक लड़ाई जीत जाता है। फिर वह उद्घोषक की ओर मुड़कर पूछता है कि उसे इनाम की राशि कब मिलेगी। अपने कार्यालय में अखाड़े का स्वामी यह देखकर दंग रह जाता है कि एक प्रशिक्षु ने वज्र मुट्ठी में महारत हासिल कर ली है। उत्सुक होकर वह अपने आदमियों को सुहाग का पीछा करने और यह पता लगाने का आदेश देता है कि वह कौन है
जेब में नकदी लिए हमारा नायक शहर की एक अंधेरी गली से निकल जाता है। लेकिन घर पहुंचने से पहले वह संदेह से पीछे मुड़कर देखता है। उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। बॉस के गुंडे हमारे नायक को ढूंढते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। वे घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर सुहांग की पहचान का पता लगाना होता है। लेकिन हमारा नायक गली की दीवारों के बीच छिपकर उन्हें चकमा दे देता है। इस तरह वह भागने में कामयाब हो जाता है और पास की एक छत पर सुरक्षित पहुंच जाता है। सुहोंग घर पहुंच चुका है। उसके चाचा और चाची नकदी देखकर चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने बैंक लूटा है। वह झूठ बोलता है और कहता है कि उसकी प्रतिभा देखकर उसके प्रशिक्षणार्थी ने उसे प्रायोजित किया है। हमारा नायक अपनी बात पर अड़ा रहता है और उनसे उस पर भरोसा करने की गुहार लगाता है। यह सुनकर उसके चाचा और चाची गर्व से फूले मार नहीं समाते और उसके उज्ज्वल भविष्य पर विश्वास करने लगते हैं। बातचीत के बाद हमारा नायक कुछ देर सोचने के लिए छत पर चला जाता है। परिवार की आर्थिक समस्या हल हो जाने से उसे राहत मिली है। सुहांग सिस्टम को मदद के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन देखता है कि केवल उसके कौशल में ही बदलाव आया है। तभी एक सूचना आती है जिसमें बताया जाता है कि मार्शल वैल्यू का उपयोग करके वह अपने अन्य गुणों को भी बढ़ा सकता है। बिना सोचे समझे उसने इसे आजमाने का फैसला किया और सारे पॉइंट्स अपनी जीवन शक्ति में डाल दिए। उसकी जीवन शक्ति 80 अब 5 से बढ़कर 90 हो गई। उसे अपने पूरे शरीर में असीम शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। उसके चारों ओर शुद्ध ऊर्जा का एक आवरण है। अपने आंकड़ों को देखकर उसे एहसास होता है कि वह लगभग मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच चुका है। उत्साहित होकर वह अपने बचे हुए सभी पॉइंट्स को जीवन शक्ति बढ़ाने में लगाने का फैसला करता है। उसे एहसास होता है कि उसके घाव गायब हो गए हैं और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस करता है। ऊर्जा से भरपूर होकर वह अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए छतों पर उछल कूद करता है। वह स्कूल जाकर एक युद्ध मशीन पर अपनी ताकत आजमाने का फैसला करता है। अपने स्कूल के प्रशिक्षण मैदान में पहुंचकर उसे वह मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वह अपनी ताकत जांचने के लिए ड्रैगन बॉल जेड के पावर लेवल टेस्टर जैसी दिखने वाली किसी चीज के पास जाता है। हमारा नायक तैयार हो जाता है और अपनी 70% शक्ति का उपयोग करने का निर्णय लेता है। पूरी एकाग्रता के साथ वह अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली मुक्का मारता है। वह मुक्का मशीन पर जोरदार प्रहार करता है। वह अपने ही हमले की ताकत को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। मशीन पूरी तरह से टूट चुकी है और वह सोचता है कि क्या उसे इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। शोर से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, इसीलिए हमारा नायक जितनी तेजी से हो सके भागने का फैसला करता है। तभी पजामा पहने एक बूढ़ा आदमी आता है और टूटी हुई मशीन को देखकर बेहद गुस्से में होता है। उसे तुरंत 2 छात्रों चैन, शान और लीटू पर शक होता है। क्रोधित होकर बूढ़े व्यक्ति ने स्कूल शुरू होते ही इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सबक सिखाने की। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर मॉर्निंग में स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल जिम्नेशियम पर आता है। सभी स्टूडेंट्स वाला पर खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वही खड़ा सुहोंग अपने एक फ्रेंड से पूछता है, आखिर चैन शान को किसने और क्यों पीट दिया। उसका फ्रेंड बताता है, मैंने सुना है कि उसने कल रात पावर जांच करने वाली पंचिंग मशीन को तोड़ दिया और प्रिंसिपल ने उसे यह एडमिट करने के लिए कहा, पर उसने नहीं माना, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे पीट दिया। वह ऑनवर्ड तरह से कहता है तो इसका ब्लेम उसके ऊपर लगा। तभी प्रिंसिपल अभी को शांत रहने को कहता है और पाने पास खड़े पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, आज मैंने अपने ओल्ड कॉमरेड को इनवाइट किया है जो कि मार्शल आर्टिस्ट के तीसरी टायर का पर्सन चयन है और आज यह तुम सभी को सी रैंक मार्शल आर्ट थंडर रसफीस्ट सिखाएंगे, इसलिए सभी लोग अपना ध्यान यहाँ रखें। सभी स्टूडेंट्स चैनयान को देख कहते हैं, यह मेरी पहली बार है जब मैं किसी टीयर 3 मार्शल आर्टिस्ट को देख रहा हूँ। बाहरी डोजो में सिखाई जाने वाली सी रैंक मार्शल आर्ट्स की फीस लाखों में होती है। सुहोंग थंडर फीस्ट का नाम सुन सोचता है, यह तो सच में थंडर रश फिस्ट है। यह वही मार्शल स्किल है जो कि व्हाइट फॉक्स इस्तेमाल कर रहा था। वह बताता है, एक ही मुक्के में 3 गुना जबरदस्त ताकत का विस्फोट। अगर कोई इस तरह किसी रैंक मार्शल आर्ट बाहर से सीखना चाहे तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही कई लाख होती है। मुझे इस मौके को हर हाल में पकड़ना होगा। चेनून अभी स्टूडेंट से कहता है, छात्रों अब फालतू बातें बंद करो, मैं इसे शुरू से अंत तक 10 बार दिखाऊंगा। तुम कितना सीख पाते हो यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। वह एक पोजीशन में जाकर अपना एक पैर आगे रखता है और हवा में एक पंच चलाता है। थंडर रश फिस्ट। इस मुक्के की गति भयंकर और दबदबे से भरी होती है। बेसिक स्तर पर मुक्का मारने पर थंडर जैसी आवाज निकलती है। प्रोफेशन स्तर पर 3 आवाजें निकलती है। माइक्रो स्तर पर 5 आवाजें और मास्टर स्तर पर 7 आवाजें।
यही मेरा वर्तमान स्तर है और लास्ट परफेक्ट स्तर पर 9 आवाजें निकलती है। यह कहकर वह उन्हें वह स्किल दिखा देता है। वह खड़ा होकर कहता है, लेकिन ज्यादा ऊंचा लक्ष्य मत रखो। अगर आज बेसिक तक पहुंच गए तो वही काफी है। सभी स्टूडेंट्स मन में जुनून और आत्मविश्वास लेकर उस मार्शल स्किल का अभ्यास करने लगते हैं और चंतियान उन्हें साथ में उन्हें दिखा भी रहा होता है। कुछ घंटों बाद कई सारे स्टूडेंट्स थक हार कर वहीं पर बैठ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अभ्यास कर रहे होते हैं। सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, इसे सीखना सच में बहुत हार्ड है। क्या किसी को कोई ट्रिक पर चली जिसे हम इसे आसानी से सीख सके? वही सुहंग का फ्रेंड भी काफी थक कर कहता है, सी रैंक की मार्शल स्किल सच में काफी कठिन होती है। वह पीछे मुड़कर सुहोंग से पूछता है, क्या तुमने इसे सीख लिया? जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे वहां सुहोंग नहीं दिखता है। वो हैरानी से कहता है, आखिर वो कहाँ चला गया? तभी एक स्टूडेंट खुश होकर कहता है, मैंने इसका बेसिक लेवल सीख लिया। सुहोंग का फ्रेंड उसे देख कहता है, तभी चैन शान को एक रियल जीनियस कहा जाता है। आखिर उसका ब्रेन किस चीज से बना है जिससे उसने इसे इतने आसानी से सीख लिया? वही प्रिंसिपल भी उसकी इस प्रोग्रेस को देख खुशी से चेन्यान से कहता है, यह हमारे स्कूल का नंबर 1 जीनियस है। क्या तुम उसे गाइड करने के लिए रुचि रखते हो? चेन तियान प्रिंसिपल से कहता है, यह तुम्हारे स्कूल में जीनियस है, लेकिन यह दूसरे स्कूल में बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। वही सभी स्टूडेंट्स चैनशान को सबसे पहले बेसिक लेवल पर पहुंचने की बधाई दे रहे होते हैं। चयान और प्रिंसिपल जिम्नेशियम में बाहर निकल आते हैं। चन्यान प्रिंसिपल से कहता है, ओल्डली तुम्हारे इस बैच के छात्र बेकार है। मुझे यहाँ आकर समय ही बर्बाद करना पड़ा। प्रिंसिपल उससे कहता है, अगर कोई एक भी बेसिक लेवल तक पहुंच जाए तो वही बहुत है और तुम टॉप टियर जीनियस खोजने की उम्मीद कर रहे हो। चैन तियान वापस से कहते हैं, मार्शल डाउ की कल्टीवेशन बेहद निर्दयी होती है। यह टैलेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ मेहनत के भरोसे बिना मौके और किस्मत के आगे बढ़ना नामुमकिन है। तभी वे दोनों कुछ सुन एकदम हैरान रह जाते हैं। चेतियान सुहोन को देख कहते हैं, 7 आवाजों वाली थंडर रश फिस्ट क्या तुम्हारे स्कूल में ऐसा एक्सपर्ट भी है? प्रिंसिपल भी हैरानी से कहता है, नामुमकिन, मैंने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं। उन कपड़ों को देखो, वो तो एक स्टूडेंट है। वही सुहंग थंडर फीस्ट परफॉर्म कर रहा होता है। चेन तियान उससे कहते हैं, मैंने सिर्फ आधा दिन सिखाया और कोई छात्र सीधे मास्टर लेवल तक पहुंच गया। प्रिंसिपल कहते हैं, 9 आवाजें। क्या मैंने गलत सुना? जब वह चैनन को देखता है तो वह उसे कांपता पाता है। वह कहता है, ओल्ड चैन, आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है? आखिर तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? चैन तियान खुश होकर कहता है, मैं समझ गया। अब सब मुझे समझ में आ गया। वह अपनी फिस्ट बनाता है जिससे येलो थंडर निकल रहा होता है। वह अपनी फिस्ट हवा में चला देता है जिससे एड बार थंडर की आवाज आती है। प्रिंसिपल हैरानी से कहता है, 8 आवाजें। ओल्ड चैन, तुम ब्रेक थ्रू कर गए। चैन्यान बताता है, अभी जो थंडर रश फिस्ट मैंने देखी उसी से मुझे प्रेरणा मिली। अगर वह ना होता तो शायद इस पूरी जिंदगी में कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। वह दोनों आगे बढ़कर कहते हैं, अब समय आ गया है उससे बात करने का। जल्दी चलो और पता करो कि वह कौन स्टूडेंट था। जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर सुहानो नहीं दिखता। वे कहते हैं, आखिर वह कहाँ चला गया? अब हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए किसी हॉल की ओर जा रहा होता है। वह अपने हाथ को स्ट्रेच कर कहता है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक सी रैंक मार्शल स्किल की कल्टीवेशन इतनी थका देने वाली होगी। यह तो डी रैंक वज्र फिस्ट से भी कई गुना ज्यादा कठिन है। लेकिन अब मेरी थंडर रश फिस्ट परफेक्ट रियल तक पहुंच चुकी है। अब अगला कदम मार्शल वैल्यू कमाना और जल्द से जल्द मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए ब्रेक थ्रू करना है। वो सिस्टम में अपनी प्रोफाइल देखता है। उसकी वाइटलिटी 91.71, स्पिरिट 23, फिजिक मल बॉडी 3% होती है। उसके पास मार्शल स्किल्स थंडर रश फिस्ट जो कि परफेक्ट लेवल पर होती है और वही वज्र फिस्ट मास्टर्ड लेवल पर होता है और करंट में उसके पास मार्शल वैल्यू 0 होती है। वो अपनी प्रोफाइल को देख कहता है, पिछली बार जैसी जिंदगी मौत की लड़ाई नहीं। अगर मैं किसी से सिर्फ नॉर्मल स्पेयर करूं तो क्या मुझे मार्शल वैल्यू मिलेगी? वो यह सोचते रेजिंग थंडर डोजो पर आ जाता है। वो वहां पर आकर कहता है, मैं यहाँ अपनी मार्शल वैल्यू बढ़ा सकता हूँ। हॉल के सभी आपस में एक दूसरे से स्पार कर रहे होते हैं। एक बंदा सुहोन के पास आकर उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ कल क्यों नहीं आए थे? वही एक बंदा सभी से कहता है, आज के लिए काफी हो गया, अब मैं प्रैक्टिस नहीं। वही हमें एक पर्पल हेयर वाला बंदा दिखता है जो कि आकर किसी को लात मारकर नीचे गिरा देता है। वह गुस्से में आकर उससे कहता है, क्या कहा? मेरे टीचर ठीक से नहीं सिखाते। अगर तुम्हारी समझ कमजोर है तो मान लो, यह बहाने मत बनाओ।
सुहंग अपने पास खड़े बंदे से पूछता है, वहां क्या हो रहा है? वह बंदा फुसफुसाते बताता है, तुम लोग हाल ही में आए नहीं हो इसलिए नहीं जानते। उसका टीचर नया आया इंस्ट्रक्टर है, बेहद ताकतवर, लेकिन वह हम जैसे आम लोगों को नीची नजर से देखता है और क्लास भी बस नाम के लिए पढ़ाता है। और उसका डिसिपल है, यह लियान, और वह भी बेहद ताकतवर है। वही लियान उस बंदे को गले से पकड़कर हुआ में उठा लेता है और वह बंदा उसके हाथों में कांप रहा होता है। लियान उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम अपने इतने कम लेवल के साथ मुझे चुनौती दे रहे हो। तभी कोई आकर उसके पंच को रोक लेता है। वह बंदा हमारा हीरो होता है। वो लियान से कहता है, बस यहीं तक। दोस्त लियान अपने पंच को रोक जाने की वजह से गुस्सा हो जाता है और वह उससे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? मेरा हाथ छोड़ो। अगर तुम्हारे पास गट्स है तो चलो मेरे साथ एरिना में जाकर 1-on-1 स्पार करो। सुहंग उसकी बात मान लेता है। तभी उसका टीचर आ जाता है। वह आकर कहता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? सभी शांत हो जाओ क्योंकि अब क्लास शुरू होने वाली है। लियान जाते हुए कहता है, आज तुम काफी किस्मत वाले हो। सुहान उस देख कहता है, यह पर्सन बहुत ज्यादा एरोगेंट है। टीचर एक स्पेयर लेकर कहता है, आज आखिरी दिन है जब मैं तुम्हें रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक सिखा रहा हूं। हमारा वही पुराना नियम होगा। मैं इसे सिर्फ एक बार ही दिखाऊंगा। वह यह कहकर सभी को स्पेयर परफॉर्म करके दिखाने लगता है। वह टीचर मन ही मन उन सभी को देख सोचता है, सिर्फ एक बार दिखाकर मुझे नहीं लगता तुम लोग इसे सीख पाओगे। वही सुहोंगंग आराम से स्पेयर की टेक्निक को देख रहा होता है। वह आराम से उसके सारे मूव देख पा रहा होता है और उसे समझ भी पा रहा होता है। वो टीचर अपने स्पेयर को नीचे फेंक कहता है, ठीक है, तुम कितना सीखते हो यह पूरी तरह तुम पर निर्भर है। वो यह कहकर वहां से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स उस पर गुस्से से कहते हैं, सिर्फ एक बार डेमोन्स्ट्रेशन, यह तो खुला धोखा है। पीछे खड़े लोग ठीक से देख भी नहीं पा रहे। सुहोंग अपने स्पेयर को पकड़कर सोचता है, इस स्पेयर की तकनीक का मूल सिद्धांत है, स्पेयर फ्लर ड्रैगन की तरह हो और उसकी गति अंतहीन समुद्र की भयंकर लहरों जैसी हो। वो यह सोचकर उसे परफॉर्म करने लगता है। वह अपने स्पेयर को सामने की ओर चलाता है। उसके स्पेयर से हमें वाटर भी दिख रहा होता है। एक बंदा उसकी स्किल को देख कहता है, अरे भाई, सुहानोंग ने इसे सीख लिया। वही खड़े स्टूडेंट्स भी उसकी इस परफॉर्मेंस को देख कहते हैं, यह किस किस्म का मार्शल आर्ट्स का अद्भुत प्रतिभाशाली है। क्या हम इतने स्टूपिड है कि हम इसे नहीं सीख पाए? उनकी आवाज को सुन लियान दरवाजे खोलकर कहता है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? किसने सीख लिया? क्या तुम लोग सीख भी सकते हो? सभी स्टूडेंट्स उसके सामने से हट जाते हैं। वह अपने सामने सुहोन को देख सोचता है, इसकी गहराई परखनी पड़ेगी। अगर यह सच में जीनियस निकला तो मजा आ जाएगा। वह सुहोंग से कहता है, मैं तुम्हारे स्पेयर तकनीक को थोड़ा सुधार कर दिखाता हूं। यह कहकर वह भी स्पेयर लेकर खड़ा हो जाता है और सुहोंग से फाइट करने को तैयार हो जाता है। सुहोंग कहता है, ठीक है। उसका फ्रेंड उसके पास आकर कहता है, सुहोंग, हालांकि इसका स्वभाव खराब है, लेकिन इसकी ताकत वाकई बहुत ज्यादा है। जल्दबाजी मत करना। सुहोंग अपने फ्रेंड से कहता है, तुम चिंता मत करो। सुहोंग भी स्पेयर लेकर एक पोजीशन में आकर कहता है, कृपया मुझे इनलाइटन करें। लियान अटैक करते हुए कहता है, लड़के तुम बहुत घमंडी हो। ध्यान से देखो रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक का माइक्रो लेवल। सुहानोंग उसकी स्किल को देख अपनी आंखें बंद कर एक सांस छोड़ता है और रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक का यूज करता है और उसके आसपास बहुत सारा वाटर दिखाई देता है, जैसे कि उसके स्पेयर से किसी सी की लहर उठ रही हो। लियान उसके स्किल के लेवल को देख हैरान होकर सोचता है, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? यह तो रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक के प्रोफेशन लेवल पर है। सुहोर्न ग्रेजिंग सी स्पेयर टेक्निक के प्रोफिशिएंट लेवल का अटैक लियान पर कर देता है। उन दोनों के स्पेयर आपस में टकराते हैं, जिससे वाटर की ड्रॉप्स बाहर दिखाई देने लगती है। लियान सुहोंग की पावर को देख सोचता है, अभी यह कोई मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है, तो इसने इतने जल्दी प्रोफिशिएंट लेवल को कैसे कल्टीवेट कर लिया? सुहोंग इतनी तेजी से अपना स्पेयर चलाता है कि उसकी स्पीड को लियान देख भी नहीं पाता। सुहनगंग लिए अपनी आंखों में जुनून ले आता है और अपनी पावर को इनक्रीज करता है, जिससे ली यान का स्पेयर जाकर दूर गिरता है और वह भी पर हार जाता है। ली यान को हराते ही सुहोर्न के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, तुमने एक मार्शल आर्टिस्ट को हराया है, जिससे तुम्हें 35 मार्शल वैल्यू मिलती है। सुहनोंग उस नोटिफिकेशन को देख कहता है, अगर मैं ऑर्डिनरी स्पार से हो मार्शल वैल्यू पा सकता हूं तो मुझे फ्यूचर में और भी अधिक स्पार करने चाहिए। वही लियान अपनी हार से बिल्कुल टूट जाता है और घुटनों पर बैठ कहता है, यह इम्पॉसिबल है। आखिर कोई पर्सन कैसे ही इतने जल्दी रेजिंग सी स्पेयर टेक्निक के प्रोफिशिएंट लेवल पर पहुंच सकता है? अगर ऐसा है
तो मेरी इतने सालों की मेहनत का क्या फायदा। वो यह सोचकर गुस्से में सुहोंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही सुहोंग उसे अपने ऊपर अटैक करते हुए फील कर लेता है और असली नर देखने लगता है। जब उसका पंच सुहोंग से लगने वाला होता है तभी किसी की आवाज आती है, यह बहुत हो गया, अब यहीं पर रुक जाओ। अपने मास्टर की आवाज को लियान वहीं पर रुक जाता है। अचानक से अपने मास्टर को देख वह हैरान रह जाता है। तभी उसके मास्टर उसके पास आकर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम एक असफलता को भी सहन नहीं कर सकते तो तुम कैसे अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट कह सकते हो। अपने मास्टर से चाटा खाने से ली यान सदमे में चला जाता है। वहीं उसका मास्टर सुहॉर्न की पावर को देख सोचता है, उसने मेरी तकनीक सिर्फ एक बार देखी और एक ही बार में रेजिंग सीस्पेयर टेक्निक के प्रोफिशिएंट लेवल तक सीख लिया। यहाँ तक कि मैजिक सिटी की इंपीरियल कैपिटल के जीनियस भी इतने जीनियस नहीं होते। वह लियान का सर झुकाते हुए सोचता है, यह बच्चा लियान थोड़ा टैलेंटेड है, लेकिन वह बेहद घमंडी भी है। ऐसे जीनियस से टकराना दरअसल एक अच्छी बात ही है। फिर वह सुहोंग से कहता है, छोटे भाई, यह मेरी सख्त अनुशासन की कमी थी, कृपया हमें क्षमा करें। सुहोंग उसके मास्टर के बिहेवियर को बदलता देख सोचता है, यह आदमी तो पल भर में रंग बदल लेता है। अब हमारा सीन बदलकर एक गली पर जाता है। सुहोंग जाते हुए अपने आप से कहता है, आज का दिन सच में थका देने वाला था, लेकिन जो मिला वह कम नहीं था। मैंने ना सिर्फ थंडर रश फिस्ट और रेजिंग सीस्पेयर टेक्निक को सीखी बल्कि मार्शल वैल्यू भी कमाई। वह सिस्टम में अपनी प्रोफाइल देखता है। अब उसके पास टोटल 35 मार्शल वैल्यू होती है। वह सोचता है, स्कूल की परीक्षा कुछ ही दिनों में है। अमीर छात्र पहले से ही हाई एंड अलॉय वेपन तैयार कर चुके हैं। मुझे भी जल्द से जल्द परीक्षा के लिए एक वेपन तैयार करना होगा। लॉन्ग स्पेयर इस्तेमाल में काफी आरामदायक लगा। अब से मैं स्पेयर ही इस्तेमाल करूंगा। मुझे एक अलॉय लॉन्ग स्पेयर खरीदना होगा, लेकिन मेरे पास जो थोड़े से पैसे हैं वे तो एंट की बीमारी के इलाज के लिए भी काफी अजी नहीं है। अलॉय वेपन खरीदना तो बहुत दूर की बात है। उसकी कीमत 66,900 है। क्या पैसे कमाने का कोई और तरीका है? वह सोचते सोचते एक मॉल में चला जाता है। वहां पर न्यूज चल रही होती है। शहर के बाहर खूंखार जंगली जानवर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। सिटी लॉर्ड ने मार्शल आर्टिस्ट्स को खूंखार जानवरों का शिकार करने के लिए बुलाया है, जिसका इनाम काफी बड़ा है। उस न्यूज को सुन वो कहता है, क्या शहर से बाहर जाकर फिरोशियस बीस्ट्स का शिकार। अब सीन वापस से शिफ्ट होकर सुहन के घर की ओर आता है। उसकी आंट उसके अंकल के बॉडी पर बैंडेज लगते हुए कहती है, अरे तुम देखो तो सही, क्या पिछली बार छोटे ओंग ने हमें काफी पैसे नहीं दिए, फिर भी तुम इतनी जान तोड़ मेहनत क्यों कर रहे हो। उसका अंकल उसकी आंट से कहता है, छोटा हंग अभी कितना ही बड़ा हुआ है, पूरे घर की रोजी रोटी उस पर डाल देना कहाँ की समझदारी है। जब तक मैं काम करने लायक हूं, मुझे बच्चों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा परिवार की पूंजी जमा करनी होगी। तभी वहां पर सुहोन आ जाता है। वो आते हुए कहता है, अंकल, आंट मैं वापस आ गया हूं। उसके अंकल और आंट सुहोन को देख खुशी से कहते हैं, तुम वापस आ गए। वह अपनी आंट के हाथ से बैंडेज लेते हुए कहता है, आंट रहने दीजिए, यह काम मुझे करने दीजिए। उसकी आंट कहती है, इस बच्चे को देखो, घर आते ही आराम करने को कहा था। वह अंकल को बैंडेज लगते हुए कहता है, अंकल, अब मैं पैसे कमा सकता हूं, आप अब बाहर काम पर मत जाइए। घर पर रहकर आंट की देखभाल करना अच्छा नहीं लगेगा। उसके अंकल कहते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं यूं ही खाली बैठ नहीं सकता। फिक्र मत करो, मैं बस रोजमर्रा के खर्च के लिए थोड़ा सा कमा लूंगा, खुद पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। उसकी आंट भी उससे कहती है, लिटिल हंग, भविष्य में तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस में बहुत पैसा लगेगा। जहां तक हो सके हम तुम्हारे लिए थोड़ी थोड़ी बचत करना चाहते हैं। उनकी यह बात सुन सुहंग भावुक होकर सोचता है, अंकल और एंट गरीबी के आदी हो चुके हैं। जब तक मैं इतना पैसा ना कमा लूं कि जिंदगी भर काम ना करना पड़े, वे चैन से आराम नहीं करेंगे। मुझे इन फिरोशियस बीस्टर्स को मारने का मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमें रात में सीधे छत का सीन दिखाया जाता है, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक है। सुरक्षा के लिए पहले मुझे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। मैं अपने सभी मार्शल वैल्यू का यूज करके अपनी वाइटालिटी को बढ़ाऊंगा। वह सभी मार्शल वैल्यू का यूज करके अपनी वाइटालिटी बढ़ाने लगता है, जिससे उसकी वाइटालिटी 0.1 के कई बार इंक्रीज होकर 95.2 पर पहुंच जाती है। वह अपनी वाइटालिटी को देख सोचता है, अब मैं मार्शल आर्टिस्ट बनने से बस एक कदम दूर हूं। अब हमारा सीन बदलकर सीधे 2 दिन बाद आता है। वो रात में अपने स्कूल के जिम्नेशियम में ट्रेनिंग कर थक गया होता है और वह जोर जोर से सांस ले रहा होता है और उसकी मार्शल स्किल्स थंडर रश फिस्ट, रेजिंग सीस्पेयर टेक्निक, वज्रा फीस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम, अनवाइड स्टेप सभी परफेक्ट लेवल पर पहुंच चुकी होती है।
वो कहता है पूरे 2 दिन लगे, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी सारी मार्शल स्किल्स को परफेक्ट लेवल तक पहुंचा दिया। अब टाइम आ गया इस सिटी को छोड़ हंटिंग पर जाने का। अब सीन बदलकर सैटरडे स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट बेस की ओर आता है। सुहोंग भी वहीं पर आ जाता है। वह उस बेस को देख कहता है, हालांकि टीवी पर इसे कई बार देख चुका हूं, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट बेस में आना आज पहली बार हुआ है। वह बताता है, जो मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर बहुत कम दिखाई देते हैं। यहाँ तो सड़कों पर भरे पड़े हैं। वह फेरोसियस बीस्ट्स की रिवॉर्ड लिस्ट देख रहा होता है। उसमें लिखा होता नॉन रैंक्ड फेरोशियस बीस्ट के लिए 300 ब्लू स्टार कॉइन प्रति जानवर टीयर 1, इनिशियल स्टेज के लिए 1000 ब्लू स्टार कॉइन प्रति जानवर टीयर 1, मिडिल स्टेज के लिए 3000 ब्लू स्टार कॉइन प्रति जानवर, टीयर 1 हाई स्टेज के लिए 5000 ब्लू स्टार कॉइन प्रति जानवर, टीयर 2 इनिशियल स्टेज इनाम और भी ज्यादा है। उस लिस्ट में लिख होता है, फेरोशियस बीस्ट को मारने के बाद उसका बायां कान काटकर जमा करना जरूरी है। अगर सबूत नहीं है तो भुगतान नहीं मिलेगा। सुहोंग इसे देख सोचता है, हे भगवान, इतनी कच्ची आदिम क्रूरता। वही पास में एक मार्शल आर्टिस्ट एक लेडी अपना बैग को देते हुए कहता है, ब्यूटी जरा हिसाब लगाना, यह सब कितना कीमती होगा। सुहोन उस ओर देख सोचता है, उस थैले में शायद फिरोशस बीस्ट के बाएं कान ही भरे हैं। तभी साइड से आवाज आती है, हटो, रास्ता खाली करो। उस आवाज को सुन सुहंग भी उसी ओर देखने लगता है। एक ग्रुप अपने पीछे एक बहुत बड़ा बैग कैरी किए होता है। उस ग्रुप के मेंबर्स कहते हैं, क्या दिखता नहीं है, यंग मास्टर यह आ चुके हैं। सुहोंग यंग मास्टर ये को देख सोचता है, यह पहना हुआ ये आभा थोड़ा सा अंडरग्राउंड बॉक्सिंग एरिना के व्हाइट फॉक्स जैसा नहीं लग रहा। सभी मार्शल आर्टिस्ट उसे देख कहते हैं, यह नाटक क्यों कर रहे हैं? अगर इसका अंकल इस बेस का इंचार्ज न होता तो मैं इसे कब का एक थप्पड़ मार चुका होता। सुना है कुछ दिन पहले इसे किसी ने बुरी तरह पीटा था, बहुत सुकून मिला होगा। वही एक मार्शल आर्टिस्ट भी कहता है, सच में तभी तो इन दिनों यह दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सुहोंग अपनी नजर घुमाकर यह की ओर देखने लगता है। यह भी अपनी तिरछी नजर कर सुहोंग की ओर देखता है। सुहोंग इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने रास्ते हो जाता है। वो जाते हुए कहता है, यहाँ पर ज्यादा खतरा फेरोशियस बीस्ट से नहीं बल्कि ह्यूमन से है। मुझे सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। वह एंट्रेंस पर चला जाता है। एक गार्ड उससे पूछता है, तो बच्चे, तुम पहली बार और अकेले वाइल्डरनेस में जा रहे हो? सुहोंग इस पर कहता है, हाँ। वह गार्ड सुहोंग को देख सोचता है, एक और घमंडी फियरलेस बच्चा जो अपने आप को ज्यादा आंकता है। सुहोंग उसकी बात पर ध्यान ना देकर सीधे वाइल्डरनेस की ओर बढ़ जाता है। जब वह वाइल्डरनेस में एंटर करता है तो वह हैरान रह जाता है। वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी होती है। वो सोचता है, मैं अपनी पूरी तैयारी करके आया रे हूं। अब सीधे 2 घंटे बाद सीन आता है। सुहोंग बीस्ट को ढूंढते हुए थक जाता है। वो कहता है, माँ, इतने टाइम से फिरोशियस बीस्टर्स को ढूंढ रहा हूं, पर मुझे अब तक एक भी नहीं मिला। क्या अभी बीस्ट्स मारे जा चुके हैं? लगता है मुझे फॉरेस्ट के और अंदर जाना पड़ेगा। तभी वह कुछ देख हैरान रह जाता है। अचानक से उसे अपने सामने एक वुल्फ दिखता है। वो उसे देख सोचता है, यह वही होना चाहिए। टेक्स्ट बुक में बताया गया था टीयर 1 इनिशियल स्टेज फेरोशियस बीस्ट नेदर मून वुल्फ के बारे में। जिंदा हालत में इसे मैं पहली बार देख रहा हूं। किताबों में यह बस एक नाम और तस्वीर था, लेकिन सामने खड़ा यह दरिंदा पूरी तरह अलग ही दबाव दे रहा है। आंखों में ठंडी चांदनी जैसी चमक, शरीर से निकलती जानलेवा आभा। यह कोई साधारण फेरोशियस बीस्ट नहीं है। अगर मैं इसे गिरा सका तो यह साबित हो जाएगा कि मैं सच में मार्शल आर्टिस्ट बनने के करीब हूं। तभी वह नेदर मून वुल्फ अपना जबड़ा फाड़कर सुहोंग पर अटैक कर देता है। अचानक से उसे अपने इतने पास देख सुहोंग हैरान रह जाता है और वह भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो वुल्फ सुहोंग पर अटैक कर देता है। सुहोंग नीचे झुककर उसके अटैक से डोज करता है और अपने फीस्ट में येलो थंडर कलेक्ट कर लेता है और नीचे झुक उस पर अपनी वज्रा फीस्ट से अटैक कर देता है। एक ही अटैक में उस वुल्फ की हालत खराब हो जाती है और वह जाकर एक पेड़ से टकराता है। उसी पंच से उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह वहीं पर मारा जाता है। सुहोंग के फीस्ट में अभी भी हम उसी येलो थंडर को देख पाते हैं। वह अपने हाथ को देख सोचता है, तो क्या राक्षसों से लड़ना ऐसा महसूस होता है? यह मेरी कल्पना से भी ज्यादा रोमांचक है। फाइट की वजह से उसका हाथ कांप रहा होता है। वो अपने हाथ को कांपते हुए देखता है, फिर अपनी फीस्ट को बांधकर कहता है, अब मैं टीयर 1 के शुरुआती स्तर के फेरोशियस बीस्ट्स को एक ही बार में मार सकता हूं। अगर टीयर 1 के मिडिल स्टेज के बीस्ट से सामना हो तो मैं कैसा करूंगा? वह अभी यही सोच रहा होता है।
तभी हमें उसके पीछे से किसी फिरोशियस बीस्ट की आंखें चमकते हुए दिखती है, जो कि अटैक करने के लिए तैयार होता है। और जब वह देखता है कि सुहोन का ध्यान कहीं और है, तो जल्दी से मौका पाकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वह बीस्ट टीयर 1 के मिडिल स्टेज का बीस्ट रेजिंग बीस्ट बियर होता है। वह अपनी फुल पावर से सुहोर्न पर अटैक कर देता है। तभी हमें धाम धूम धड़ा की आवाज आती है और हमें अगली सीन में वो बियर नीचे पड़ा दिखता है और हम सुहोर्न के फीस्ट से उसी येलो थंडर को निकलते हुए देखते हैं। वो अपने कुछ ही पंचे से उसे धराशाही कर देता है। उसे गिराकर वह कहता है, ऐसा लगता है कि मेरी मौजूदा ताकत के साथ जब तक मैं टीयर 2 के बीस्ट को उकसाऊं नहीं मुझे ज्यादा खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह उसके ईयर को काटते हुए कहता है, अब इसके ईयर के साथ मेरी 3000 प्राइस मनी सुरक्षित हो गई है। उन बीस्ट के मारते ही उसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, अब तुम्हारे पास इतने मार्शल वैल्यू पॉइंट है कि तुम उनका यूज कर मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो। कृपया अपने आप को जल्दी से मार्शल आर्टिस्ट में अपग्रेड करें। उस नोटिफिकेशन को देख सुहोंग सोचता है, अब मैं आखिरकार ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूं। तभी उसे किसी पावरफुल बीस्ट के ओरा का प्रेशर फील होता है। उस भयानक प्रेशर को देख वह घबरा जाता है और पीछे मुड़कर सोचता है, इतना इंटेंस ओरा, आखिर यह कौन सा फेरोशियस बीस्ट है। वह यह सभी सोचकर उसी दिशा की ओर बढ़ने लगता है। वह प्लेस पर पहुंचकर सामने देखने लगता है। तभी वह अपने सामने कुछ देख एकदम हैरान रह जाता है। वह सोचता है, यह तो टीयर 1 के लेट स्टेज का फिरोशियस बीस्ट ब्लैक जेड जॉइंट पाइथन है। हमें उस पाइथन को दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत विशाल होता है और उसके सामने 2 वॉरियर्स खड़े होते हैं। वे दोनों उससे फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वह पाइथन अपनी टैल से उन दोनों पर अटैक कर देता है। शील्ड वाला पर्सन अपने सामने शील्ड लगाकर उसके अटैक से बचने का ट्राई करता है, पर पाइथन का अटैक बहुत पावरफुल होता है, जिससे वह दोनों पीछे जाने लगते हैं और उस अटैक से दूसरे पर्सन की स्वॉर्ड भी छूट जाती है और वह दोनों घायल हो जाते हैं और उनके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। पाइथन की टाइल से टकराने की वजह से वे दोनों जाकर एक चट्टान से टकराते हैं और उनके टकराने से उस चट्टान में भी क्रैक आ जाते हैं और सुहोंग उसी चट्टान के ऊपर होता है। उसकी इतनी पावर को देख सुहोंग भी हैरान रह जाता है। तभी उस पाइथन की नजर भी सुहोंग पर पड़ जाती है, जिससे वह सुहोंग पर भी अटैक करने लगता है। सुहोंग जंप कर उसके पहले अटैक से अपने आप को बचा लेता है। अभी सुहोंग हवा में ही होता है। तभी वह पाइथन अपनी टैल से उस पर अटैक कर देता है। सुहोंग उसकी इतनी स्पीड को देख दंग रह जाता है। वो अपने सामने जल्दी से हाथ लाकर अपने आप को उसके अटैक से बचाता है। उस अटैक से सुहोंग घायल हो जाता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। वह अपने ब्लड को पहुंचता है। उसके सामने किसी वॉरियर की बॉडी पड़ी होती है। तभी उसकी नजर अपने सामने पड़े स्पेयर पर पड़ती है। वह स्पेयर को लेते हुए कहता है, मैं तुम्हारा यह स्पेयर थोड़े टाइम के लिए उधार ले रहा हूं। वह स्पेयर को लेकर वापस से पाइथन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वही पाइथन भी उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। पाइथन एडवांटेज लेने के लिए जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सुहनोंग साइड होकर उसके अटैक से बचता है। वह मन ही मन सोचता है, आमतौर पर टीयर 1 के लेट स्टेज के बीस्ट को मारने के लिए उसी स्तर के कई मार्शल आर्टिस्टों की टीम की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरी सभी मार्शल तकनीकें परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुकी है, जिससे मैं टीयर 1 के मिडिल स्टेज के रेजिंग ब्लैक बियर को आसानी से मार सका। वह यह सोचते सोचते पाइथन से अपनी दूरी बना लेता है और पीछे जाकर एक पैर पर लात मारकर अपने आप को इस पाइथन की ओर उछालता है। वह अटैक करते हुए सोचता है, इसीलिए अभी मैं ब्लैक जेड जॉइंट पाइथन से लड़ने की क्षमता रखता हूं और वो एयर में ही अपने वॉइड स्टे परफेक्ट स्किल का यूज कर उसकी ओर आगे बढ़ता है। वो अपने रेजिंग सी स्पेयर टेक्निक का यूज कर उस पर अटैक कर देता है। उसका यह अटैक सीधे उस पाइथन के बॉडी को पियर्स कर बाहर निकल जाता है, जिससे पाइथन दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है और यहाँ वहां झटपटाने लगता है, जिस वजह से सुहंग वापस से पीछे हट जाता है। वह स्पेयर को पकड़ वापस से फाइटिंग स्टेंस में जाता है और उसके चारों ओर हमें वाटर की ड्रॉप्स भी दिख रही होती है। वो वापस से एक बार और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने स्पेयर को एयर में उस पाइथन की ओर शूट कर देता है और वो स्पेयर वापस से उस पाइथन की बॉडी को पियर्स कर आगे निकल जाता है, जिससे वह वापस से एक और दहाड़ लगाता है। वह सुहोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुहोंग उसके सभी अटैक से बचते हुए स्पेयर की ओर आगे बढ़ता है। वह आगे बढ़ते हुए सोचता है, हमारे शरीर के आकार में अंतर बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे एक ही वार में घातक चोट पहुंचाना मुश्किल है। इसलिए पहले इसे जितना हो सके उतना कमजोर करना होगा और फिर मौका देखकर अंतिम वार। तभी उसके पास पाइथन की टैल आ जाती है।
उससे बचने के लिए सुहोंग अपना थंडर रश फिस्ट का यूज करता है और उसकी टैल को रिफ्लेक्ट कर देता है और जल्दी से अपने स्पेयर के पास पहुंच जाता है। वो कहता है, हर सफल हमले के बाद मुझे तुरंत ब्लैक जेड जॉइंट पाइथन से दूरी बनानी होगी। फिर खुला मौका ढूंढना होगा ताकि दूसरा हमला कर सकूं और तुरंत पीछे हट जाना होगा। इस तरह की लड़ाई थोड़ी थकाने वाली जरूर है। हम देखते हैं कि वह दोनों फाइट करने की वजह से थक गए होते हैं और वही वह पाइथन भी चोटों की वजह से कांपने लगता है। उसे कांपता देख सुहॉर्न कहता है, ऐसा लगता है यह भी अब अपनी सीमा के करीब पहुंच चुका है। अब बस मुझे इसे कुछ और बार घुमाकर चकमा देना होगा। इसके बाद मैं इसे आसानी से खत्म कर पाऊंगा। वो अपने स्पेयर को लेकर उस पर अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है। तभी उसे अपने पीछे से डेंजर सा महसूस होता है। वह पीछे मुड़ कहता है, कौन है? तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन सुहॉर्न की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। सुहॉर्न उसके अटैक से बचने के लिए जल्दी से अपने सामने हाथ ले आता है। तभी उस पर्सन की फीस्ट सुहॉर्न को लगती है। ज्यादा फाइट करने की वजह से उस पर अभी इतनी पावर नहीं होती है कि वह उस अटैक को संभाल सके जिससे वह जाकर पीछे गिरता है। उस वजह से काफी खांसने लगता है। सुहोंग ऊपर देख उनसे कहता है, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हो? व्हाइट फॉक्स जैसा दिखने वाला पर्सन अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, हम वापस से मिल गए। क्या तुम इस ब्लैक जेड जॉइंट पाइथन को मुझे दे सकते हो? उन सभी के अटैक से सुहोंग थोड़ा घायल हो जाता है और उसके हाथ से उसका स्पेयर भी छूट जाता है और वो अभी उनके सामने घुटनों पर बैठा होता है। तभी सुहोंग को इस हालत में देख व्हाइट फॉक्स कहता है, जब मैंने तुम्हें अकेले ही सिटी छोड़ जाते हुए देखा तो मैंने सोचा कि वहां पर अकेले जाते ही मरे जाओगे। लेकिन मैंने यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारा लुक इतना ज्यादा अच्छा होगा। तुम ना ही मरे बल्कि तुमने अकेले ही ब्लैक जेड जॉइंट पाइथन को सीरियसली घायल कर दिया। जब वह पाइथन की ओर देखता है, वह उसे पाइथन बहुत ज्यादा घायल और थका हुआ दिखता है। सुहोंग उसे देख सोचता है, वह कह रहा है कि मैंने ही ब्लैक जेड जॉइंट पाइथन को मारा। इसका मतलब वे लोग अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं। वे सभी पांचों के 5 मार्शल आर्टिस्ट हैं। संख्या में वे मुझसे ज्यादा है। उनसे सीधे टकराना मुमकिन नहीं है। वह अभी इस बारे सोच ही रहा होता है। तभी उनमें से एक बंदा सुहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, ए लड़के, क्या तूने यंग मास्टर यह की बात नहीं सुनी? यंग मास्टर को उनका जॉइंट पाइथन मिल चुका है। लेकिन तुम अभी भी यहाँ से भागे क्यों नहीं? उस बंदे को वापस से अपने ऊपर अटैक करते देख सुहान गुस्सा हो जाता है और अपने पंच में थंडर कलेक्ट करते हुए कहता है, तूने मुझे पहले सिर्फ इसलिए पीछे धकेला था क्योंकि वह एक अचानक किया गया हमला था। क्या सच में तुझे लगता है कि मैं तुम सबको नहीं हरा सकता? तभी वे दोनों अपने पंच आपस में टकराते हैं। सुहोन की ओवरवेलमिंग को देख वह बंदा हैरानी से सोचता है, इसकी पावर सच में बहुत भयानक है। सुहोन के एक ही पंच से उन बंदे ही वह हड्डियों के चटकने की आवाज आती है। तभी सुहोन वापस से उस पर अटैक कर देता है। उस अटैक से उस बंदे का मास्क भी टूट जाता है और इसी पंच के साथ वह बंदा नॉक डाउन हो जाता है। सुहोन के अटैक को देख व्हाइट फॉक्स कहता है, एक्सीलेंट, यह अटैक तो वज्रफीस्ट है। जैसा सोचा था तुम वही हो। मिनोटर उसकी यह बात को सुन सुहन को यकीन हो जाता है कि यह व्हाइट फॉक्स है। व्हाइट फॉक्स कहता है, इतने लोगों के सामने मुझे ऐसी बेइज्जती देने वाला तू पहला इंसान है। इतना कहकर वह सभी को सुहोंग पर अटैक करने के लिए कहता है। सभी लोग उसकी बात मानकर उस पर अटैक कर देते हैं। सुहोंग जल्दी से अपने स्पेयर को लेकर उनके सामने से भागने लगता है और वे सभी सुहोंग का पीछा करने लगते हैं। वे सभी सुहोंग को चारों ओर ढूंढते हुए कहते हैं, आखिर वह पर्सन कहाँ चला गया? आगे का जंगल बहुत घना है। उसकी घात लगाने की पूरी संभावना है। सब लोग सावधान रहना। हम इतने लोग हैं, क्या सच में हम एक अकेले आदमी से डर रहे हैं? तभी सुहोंग जल्दी से उसके पीछे आ जाता है। अचानक से अपने पीछे सुहोंग को फील कर वह हैरान हो जाता है और जल्दी से पीछे मुड़ता है। तभी सुहोंग अपना अटैक उस बंदे पर अटैक कर देता है और वह बंदा पूरी तरह से ब्लड से घिर जाता है। व्हाइट फॉक्स अपने बंदे की इस हालत को देख हैरान रह जाता है। वह सोचता है, आखिर यह बंदा कितना फास्ट है कि इसने एक ही अटैक में एक मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया। बाकी सभी बंदे डरते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, यह तो थंडर रश फिस्ट का 9th अटैक है। यहाँ तक कि 3rd मार्शल आर्टिस्ट भी इस प्रकार का ट्रैक नहीं कर सकता है। कमबख्त, यह आदमी इतना तेज कैसे है? उनकी यह बातें सुन व्हाइट फॉक्स गुस्से में उन सभी की चुप रहने को कहता है और वह मन ही मन सोचता है, परफेक्ट वज्रफीस्ट, परफेक्ट रश थंडरफस्ट, यह कैसे मुमकिन है? सुहोंग उन सभी को देख सोचता है, अगर मैं अभी अभी ब्लैक जेड जाइंट पाइथन से नहीं भिड़ा होता और मेरी इतनी वाइटालिटी खर्च न हुई होती तो इन सबको सीधे सामने से कुचल देता।
वह अपने स्पेयर को उनकी ओर फेंकते हुए सोचता है, लेकिन अब मुझे मौके ढूंढना होगा ताकि मैं इन्हें एक एक करके मर सकूं। वह स्पेयर उनके साइड में जाकर लगता है, जिससे उन सभी का ध्यान उस स्पेयर पर जाता है, और तभी इस मौके का फायदा उठाकर जुहानो उनमें से एक पर अटैक कर देता है। वह अपने एक ही अटैक में दूसरे बंदे को भी शांत कर देता है। अपने के बंदे को आसानी से अपने ही सामने मरता देख वो और भी ज्यादा डर जाता है। अब वे केवल दो ही बंदे बचे होते हैं। ब्लेड लिए हुए बंदा डरकर कहता है, यंग मास्टर यह बच्चा बहुत स्ट्रांग है। चलो साथ में यहाँ से भाग चले। व्हाइट फॉक्स कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आज 203 में जरूर इसे मार डालूंगा। तभी सुहोंग वापस से उनकी घबराहट को देख वापस से उस पर अटैक कर देता है। सुहोंग उस बंदे को वापस से एक ही अटैक से टेक डाउन कर देता है। अपने लास्ट बंदे को गिरता देख व्हाइट फॉक्स सोचता है, कमबख्त सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और यह बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। तभी सुहोंग वापस से उस पर अटैक करने के लिए आ जाता है। वह अपने पीछे सुहोंग को फील कर उस पर अटैक करने के लिए पीछे मुड़ता है। जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे वहां सुहोंग नहीं दिखता है। तभी सुहोंग वापस से अपने स्पेयर से अटैक करने के लिए आ जाता है। व्हाइट फॉक्स अपना अटैक करते हुए कहता है, यह मत सोचो कि तुम मुझे बीट कर सकते हो। वह अपने वॉइड शटरिंग फिंगर का अटैक सुहोंगंग पर कर देता है। सुहोंगंग नीचे झुककर उसके अटैक से डज करता है और जहां पर उसका अटैक लगता है वहां का पैर वहीं से टूट जाता है। व्हाइट फॉक्स अपने चारों ओर वॉइड शैटरिंग फिंगर से अटैक कर देता है। सुहोंग उसके अटैक को देख सोचता है, इतनी ताकत यह मार्शल स्किल कम लेवल की नहीं है। क्या यह क्लास बी की स्किल है? व्हाइट फॉक्स गुस्से में कहता है, सड़े हुए बच्चे, मैंने तेरा चेहरा याद कर लिया है। अगर तूने मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं वापस जाकर तेरे पूरे परिवार को मार डालूंगा। अपने फैमिली को थ्रेटन करता देख सुहोंग का रेज बढ़ जाता है और उसकी आंखों में हम थंडर चमकता हुए देखते हैं। वह जल्दी से अपनी स्किल का यूज कर व्हाइट फॉक्स की ओर बढ़ता है। व्हाइट फॉक्स वापस से कहता है, मेरे अंकल मार्शल आर्टिस्ट बेस के सुपरवाइजर है और मेरे पिता वो अभी यह सभी कह ही रहा होता है। तभी सुहोंग जल्दी से उसके पीछे आकर उस पर अपने फीस्ट से अटैक कर देता है। वो अटैक करते हुए कहता है, माँ तुझे जनता हूं, तू अपने आप को ज्यादा माइटी दिखाना पसंद करता है। सुहोंग का पंच सीधे जाकर व्हाइट फॉक्स को लगता है और एक ही पंच में व्हाइट फॉक्स की हालत खराब हो जाती है और वह पीछे जाकर गिरता है। जहां पर व्हाइट फॉक्स गिरता है वहां पर चारों ओर धुंध फैल जाती है। तभी सुहोंग अपनी फुल पावर के साथ उसके पास आकर कहता है, तुम्हें मुझे मेरी फैमिली से थ्रेटन नहीं करना चाहिए था। व्हाइट फॉक्स की हालत एक ही पंच में खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लर आने लगता है और वह हड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो? यह नामुमकिन है। तुम तो साफ तौर पर अब तक मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं बने हो। आखिर तुम हो क्या? तभी उसके पीछे वह पाइथन आ जाता है और वह उसके पीछे आकर एक जोर की रोड लगाता है। तभी वह पाइथन अपनी टैल से व्हाइट फॉक्स पर अटैक कर देता है। उसी अटैक से शायद वह मारा जाता है। उसे मारने के बाद वो पाइथन अब सुहोंग की ओर बढ़ता है। उसे अपनी ओर रो लगाता देख सुहोंग कहता है, मैंने उन लोगों से लड़ते हुए बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। यह ब्लैक जेट जॉइंट पाइथन, इसने तो अपनी स्टेमिना दोबारा रिकवर कर ली है। जब सुहान उस जॉइंट पाइथन के सामने जाता है तब वे सभी होश में आ जाते हैं। उनका एक बंदा आते हुए कहता है, दत्ता तेरे की यह बच्चा कुछ अलग है। बाकी सभी भी कहते हैं, हाँ सही कहा। वैसे हमारे यंग मास्टर यह कहाँ है? क्या उन्होंने उस बच्चे को टेक डाउन कर दिया? तभी उन सभी की नजर एक ओर जाती है जहां से बहुत तेज कंपन महसूस हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उस ओर से सुहोंग भागता हुआ उन्हीं की ओर बढ़ रहा होता है। सुहोंग को अपनी ओर जिंदा बढ़ता देख वो सभी डर और हैरानी में चले जाते हैं और अपने अपने वेपन्स निकाल कर कहते हैं, ब्रे तुम आखिरकार आ ही गए। इस बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वही सुहोंग उन्हें अपने सामने से हटने को कहता है। जब सुहोंग उनके नजदीक आ जाता है तो वे देखते हैं कि सुहोंग के पीछे वही जॉइंट पाइथन उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ा है। जब वह उस पाइथन को देखते हैं तो उनकी फट जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। सुहोंग जंप करके उनके आगे निकल जाता है, लेकिन वह अभी भी सदमे में ही होते हैं। तभी वह पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर एक बंदे का वहीं पर खेल खत्म कर देता है। उस बंदे के मरने के कारण सुहोंग को 30 मार्शल वैल्यू प्राप्त होते हैं और उसे बताया जाता है, तुम्हें इनडायरेक्टली एक बंदे को किल किया है, इसीलिए तुम्हें यह मार्शल वैल्यू प्राप्त हुए है। वही पाइथन दूसरे बंदे को अपनी टेल से अटैक कर किल कर देता है, जिससे सुहोंग को वापस से उतने ही पॉइंट्स मिलते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स को मिलता देख सुहोंग सोचता है, मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी पॉइंट्स कमाए जा सकते हैं।
लेकिन पाइथन को उन सभी को इतनी आसानी से मारता देख वो काफी घबरा जाता है और अपनी फुल रफ्तार में आगे बढ़ने लगता है। वो एक और जंप लगाकर आगे जाते हुए सोचता है, इतने सारे बैटल्स करने के कारण मेरे पास पर्याप्त मार्शल वैल्यू हो गए। अब मैं आसानी से मार्शल आर्टिस्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। वह जल्दी से जंप लगाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे से तीसरे इस तरीके से भागने लगता है। लेकिन इस तरीके से भागने के बावजूद भी पाइथन उसका पीछा नहीं छोड़ता। वह सोचता है, अगर मुझे कोई सेफ प्लेस मिल जाए तो मैं आसानी से मार्शल आर्टिस्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी उसे अपने सामने एक केव दिखाई देती है। उस केव को देख वह यह डिसाइड करता है कि वह ऐसी केव में जाएगा। वह जल्दी से उस केव की ओर बढ़ने लगता है और वह पाइथन भी उसके पीछे आ रहा होता है। वह जल्दी से उस केव में एंटर कर जाता है, जिससे उस पाइथन का मुंह जाकर उसी केव से लगता है, जिससे वह केव पूरी तरह से काम उठती है। वो पाइथन सुहोन को देख और भी अंदर जाने का प्रयास करता है, लेकिन केव का दरवाजा छोटे होने की वजह से वो अंदर जाने में असमर्थ होता है। वो जोर जोर से रोर मारने लगता है। सुहोंग अपने सिस्टम पैनल को ओपन कर देखता है। प्रेजेंट में उसकी वाइटलिटी 96 और स्पिरिट 76, फिजिक मोटल बॉडी 3% और उसके पास अभी टोटल 5 स्किल्स रेजिंग सी स्पेयर, थंडर रश, फिस्ट, बजरा, फीस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम और वाइड स्टेप जो कि सभी परफेक्ट लेवल पर होती है, और उसके पास टोटल 504 मार्शल वैल्यू पॉइंट्स होते हैं। वो जल्दी से अपने मार्शल वैल्यू पॉइंट का यूज करके अपनी वाइटलिटी बढ़ाने लगता है ताकि वह जल्दी से जल्दी मार्शल आर्टिस्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर सके। एक मार्शल वैल्यू पॉइंट के बदले 0.1 वाइटलिटी इंक्रीज होती है। वाइटलिटी इंक्रीज होने के कारण उसकी पूरी बॉडी गर्म होने लगती है और उसे यह महसूस हो रहा होता है जैसे कि उसे किसी मैग्मा में फेंक दिया हो और उसके वेंस में ज्वाला बह रहा हो। जैसे ही उसकी वाइटलिटी 100 छू जाती है, वैसे ही उसके बॉडी से रेड ओरा बाहर आने लगता है, जिसे देखकर वह पाइथन भी काफी डर जाता है। वाइटलिटी के 100 तक पहुंचते ही वह मार्शल आर्टिस्ट रियलम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। अपनी बढ़ती हुई पावर को फील कर सुहोर्न कहता है, अब मैं सच में रियल मार्शल आर्टिस्ट बन गया। उसके इतना कहते ही उसके बॉडी से बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेड ओरा बाहर निकलने लगता है। वह अपनी मुट्ठी बंद कर पाइथन की ओर देखते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी है। सुहोर्न की पावर बढ़ते देख पाइथन डर जाता है और वापस से केव से बाहर जाने लगता है। लेकिन सुहोर्न उसे पूरी तरह से बाहर निकलने का मौका नहीं देता और जल्दी से अपनी फीस्ट बनाकर उसकी ओर बढ़ जाता है। वो पाइथन अपने मुंह को बाहर निकालने के लिए झटपटाने लगता है, लेकिन उसे काफी देर हो जाती है। तभी सुहोंग अपना पंच उसके मुंह पर मार देता है, जिससे वह केव का मुंह फाड़ कर बाहर गिरता है और जोर से रो लगाता है। एक ही पंच से उसके मुंह से ब्लर आने लगता है। सुहोंग उसे संभलने का मौका नहीं देता और वापस से अपने वज्रा फीस्ट से अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। वो पाइथन उसे अपनी ओर बढ़ता देख जल्दी से अपनी टेल से उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन सुहोंग उसके इस अटैक को पहले से ही भांप लेता है और अपने पंच से उसके टेल को पीछे धकेल देता है। लेकिन उसके इस अटैक से उसके मुंह से ब्लर आने लगता है और वह दूसरे हाथ में एक भाला पकड़े होता है। वह अपने भाले से उस पर अटैक कर उसकी बॉडी को पियर्स कर देता है, जिस वजह से वह पाइथन दर्द भरी एक जोर की रोड लगाता है। वह वापस से अपने थंडर रश फिस्ट का अटैक उसके ऊपर करने के लिए चला जाता है। यह अटैक वह सीधे उसके मुंह पर हिट करता है, जिससे वह पाइथन जाकर जमीन पर लगता है और उसी अटैक से उसका खेल खत्म हो जाता है। वह उसे मारने के बाद कहता है, हालांकि यह जॉइंट पाइथन बहुत बुरी तरह से पहले ही इंजर्ड था, लेकिन तब भी मुझे उसे मारने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ा। यह सच में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। पाइथन को मारने की वजह से उसे 92 मार्शल वैल्यू पॉइंट प्राप्त होते हैं। फिर वह अपनी नाइफ निकाल कर कहता है, मुझे फ्यूरोशियस बीस्ट को किल करके उसके कान को अपने साथ ले जाना है ताकि मैं रिवॉर्ड को ले सकूं। लेकिन पाइथन के पास तो कान ही नहीं होते। लगता है मुझे इसका कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, चलो छोड़ो इसे। वह यह कहकर धीरे धीरे व्हाइट फॉक्स की बॉडी की ओर बढ़ता है। वह इसकी बॉडी को देख उससे कहता है, तुम सच में बहुत आसानी से मारे गए। दोस्तों देखो, सुहोंग ने उसे कितनी बेहरमी से मारा। उसके पूरे हाथ पैरों को तोड़ डाला। फिर वह हाई लेवल की मार्शल आर्ट कूना और शॉर्ट तकनीक ढूंढने के लिए उसके कपड़ों को खंगालने लगता है। जब वह उसे सही से चेक करता है तो उसे वह मार्शल आर्ट तकनीक मिल जाती है जिसका नाम वाइड ब्रेकिंग फिंगर होता है। वह उस टेक्निक को लेकर उसी केव में चला जाता है और इस पाइथन को वही पड़ा रहने देता है और वह उस केव को पूरी तरह से पत्थरों से बंद कर देता है, जिससे कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। वो उस स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता है। वह बताता है, मैं पहले ही वॉइड ब्रेकिंग फिंगर की पूरी शुरुआती कल्टीवेशन मेथड याद कर चुका हूं।
अब अगला कदम सिस्टम की मदद से इसे तेजी से मास्टर करना है। वह उसे सीखने के लिए अपने सिस्टम स्पेस में चला जाता है। उसके सामने उसका एक क्लोन आता है और उसके साथ प्रैक्टिस करने लगता है, जिससे वह धीरे धीरे वॉइड ब्रेकिंग फिंगर को सीखने लगता है। कुछ टाइम और प्रैक्टिस करने के बाद वो वॉइड ब्रेकिंग फिंगर को बेसिक लेवल तक मास्टर कर लेता है। वो उसे बेसिक लेवल तक सीखने के बाद अपने सिस्टम स्पेस से बाहर आ जाता है और उस स्किल को देख कहता है, जैसा सोचा था बी रैंक मार्शल स्किल वाकई कमाल की है। सिर्फ बेसिक रियल तक सीखने पर ही इतना जबरदस्त प्रेशर पैदा हो रहा है। अब मुझे इसी स्किल का यूज कर सभी बीस्ट को हंट करना नहीं होगा। अब हमारा सीन बदलकर सीधे 3 दिन बाद आता है और हमें एक बियर एक रो लगाता दिखता है। वो अपना क्लो अटैक सुहोंग पर करता है, लेकिन सुहोंग अपनी हाल ही में सीखी गई स्किल का यूज कर उसे एक ही अटैक से फिनिश कर देता है। उस बीस्ट को एक ही अटैक में मारने पर वह कहता है, आखिरकार मैंने इसे परफेक्ट रियल तक पहुंचा ही दिया। सच में यह बी रैंक मार्शल स्किल कहलाने के लायक है। इसी के साथ वो वॉइड ब्रेकिंग फिंगर को परफेक्ट लेवल तक मास्टर कर लेता है। वो कहता है, अब मेरे जाने का टाइम आ चुका है। अब हमारा सीन बदलकर सीधे मार्शल आर्टिस्ट बेस की ओर आता है। वहां बेस में कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। सभी वॉरियर्स अपने रिवॉर्ड को पाने के लिए शॉप पर खड़े होते हैं। कुछ बंदे एक टीम के टोटल रिवॉर्ड को देख कहते हैं, हे भगवान, पूरे 23,000 तुम्हारी थंडर स्क्वाड तो सच में खूंखार है। तुम सभी ने इतने सारे मार डाले। यह कमाई तो मेरी कई महीनों की मेहनत के बराबर है। तभी उनको एक दूसरी शॉप से आवाज आती है, कमाल है। एक भी नॉन रैंक फेरोशियस बीस्ट नहीं। सभी टीयर 1 फेरोशियस बीस्ट है। यहाँ तो कुछ हाई स्टेज वाले भी है। उस आवाज को सुन उन सभी का ध्यान भी उसी शॉप की ओर चला जाता है। हम देखते हैं, यह सभी सुहॉर्न के बारे में बात कर रहे होते हैं। शॉप ओनर कहती है, तुम्हारे पर बेहतर टीयर 1 इनिशियल स्टेज, 83 टीयर 1 मिडिल स्टेज, 17 टीयर 1 हाई स्टेज, तुम्हारे कुल 46,000 ब्लू स्टार कॉइक्स हुए। उन सभी लोगों को उसे उस तरह से घूरता देख सुहॉर्न सोचता है, क्या मैंने ज्यादा ही मार दिए? यह तो बहुत ज्यादा कॉन्सिप्शियस लग रहा है। काश पहले पता होता तो थोड़ा कम शिकार करता। तभी बेस से एकदम जोर की आवाज आती है। एक पर्सन बहुत ही ज्यादा गुस्से से चिल्ला रहा होता है। वह कहता है, यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो कई हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है। पूरा बेस सील कर दो। एक भी मक्खी बाहर नहीं जानी चाहिए। यह सब कहने वाला पर्सन और कोई नहीं, यह फेंग का अंकल होता है, यानी व्हाइट फॉक्स का अंकल, जो कि इस बेस का पर्सन इंचार्ज होता है। उसकी यह बात सुन एक बंदा डरते डरते उससे पूछता है, सुपरवाइजर यह क्या हुआ? वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मेरा भतीजा यह फेंग और उसके साथ के चारों मार्शल आर्टिस्ट सब मारे जा चुके हैं। उसकी यह बात सुन सभी वॉरियर्स तर सोचते हैं, क्या यह फेंग किसी के हाथों मारा गया? 5 लोगों की पूरी टीम खत्म। वही कुछ वॉरियर्स यह बात सुन मन ही मन खुश होकर सोचते हैं, अच्छा हुआ वो मारा गया। हम में से कौन है जिसे यह फेंक ने नहीं लूटा? अगर उसकी पहचान का डर न होता तो मैं उसे बहुत पहले मार चुका होता। यह आफत आखिरकार मर गई। उसका अंकल कहता है, यह फेंग के शरीर से एक भी रैंक मार्शल स्किल गायब है। सभी मार्शल आर्टिस्ट की तलाशी ली जाएगी। संदेह साफ होने तक कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सुहोंग उसकी यह बात सोचता है। लाशों को देखकर साफ है, खेन ब्लैक जेड जॉइंट पाइथन ने ही मारा है। इसका शक मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसकी यह बात सुन सभी वापस से आपस में खुशफसाने लगते हैं। तभी वही शॉप ओनर जिसके शॉप पर सुहोंग ने ट्रेड किया होता है, वह उसके अंकल यह की के पास आकर उससे कुछ कहती है। सुहोंग उस शॉप ओनर को उसके पास जाता देखता है और सोचता है, कहीं यह लोग मुझे ही तो निशाना नहीं बना रहे। उस शॉप ओनर की बात सुन यह की का ध्यान भी सुहोंग की ओर जाता है। फिर वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसको सुहोंग की ओर बढ़ता देख सभी मार्शल आर्टिस्ट उसे दूर हट जाते हैं। वो सुहोंग के पास जाकर अपने ओरा को फैलाकर कहता है, छोटे भाई, मैंने सुना है कि तुमने अकेले 4 लाख की कीमत के फेरोशियस बीस्ट्स मार डाले। तुम्हारी काबिलियत वाकई हैरान करने वाली है। उसके ओरा से हवा में अचानक दबाव बढ़ जाता है। व्हाइट फॉक्स का अंकल अपने ओरा को फैलाकर सुहोर्न की ओर बढ़ते हुए कहता है, लिटिल ब्रदर, मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही 4 लाख के वर्थ वाले बीस्ट्स को ठिकाने लगा दिया। तो पक्का तुम्हारे पास कुछ स्किल्स होगी। वो शॉप ओनर भी सुहोर्न की ओर इशारा करते हुए बताती है, मैंने इसके लेवल को देखा जो कि केवल 1 टीयर के इनिशियल स्टेज पर था। तो आखिर यह कैसे ही इतने सारे बीस्ट्स को डिफीट कर सकता है? इसने जरूर ही यंग मास्टर यह का बैग उठाया होगा। इसे आप तुरंत चेक करिए। आपको जरूर ही इसके पास से कुछ मिलेगा।
उस शॉप ओनर की यह बात सुन वह बॉडीगार्ड सुहन की ओर अपनी फीस्ट में पावर कलेक्ट कर बढ़ने लगते हैं। सुहोंग उन्हें अपने पास आता देख बिल्कुल शांत रहता है। जैसे ही वे पास आते हैं, सुहोंग उनके आंखों के सामने अपना स्पेयर रख देता है। अचानक से सुहोंग के स्पेयर को अपनी आंख के पास देख वो बॉडीगार्ड से थोड़ा डर जाते हैं और फिर पूछते हैं, तुम यह क्या कर रहे हो? और वह मन ही मन अपने आप से कहता है, मैंने इसके स्पेयर को देख भी नहीं पाया कि कब वो मेरे पास पहुंच गया। यह लड़का सच में बहुत भयानक है। सुहनोंग उनसे कहता है, मैं स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल का एक स्टूडेंट हूं। क्या तुम यह जानने के बाद भी मुझे सर्च करोगे? सुहोन की इस बात को सुन यह की सोचता है, नंबर 1 हाई स्कूल का प्रिंसिपल अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। वह कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं पंगा ले सकूं, लेकिन यह बच्चा अभी भी काफी सस्पिशियस है। वह यह सोचकर अपने बॉडीगार्ड्स को आगे बढ़ने से रोक लेता है और वापस से सोचने लगता है, अगर उसने अकेले ही इतने सारे बीस्ट्स को मारा है तो यह जरूर ही एक जीनियस है, और यदि ऐसा है तो मैं इसे ऑफेंड कर भारी गलती कर रहा हूं। यह गलती इतनी बड़ी होगी कि मैं पाने से ज्यादा खो दूंगा। फिर वह अपने उसकी पहले वाले अंदाज में आगे बढ़ते हुए सुहन से कहता है, मेरा भतीजा मारा गया है और हमारी फैमिली मार्शल आर्ट्स की बुक भी चोरी हो गई है। इसीलिए मैं सिर्फ उस कल्पेट को पकड़ना चाहता हूं। मैं होप करता हूं कि तुम इसमें कोऑपरेट करोगे। सुहोंग भी कहता है, मैं भी यह होप करता हूं कि तुम किसी अच्छे पर्सन को अपराधी नहीं बनाओगे। यह कहता है, अगर तुम अपराधी नहीं निकले तो मैं तुम्हें सर्च करने के लिए कंपनसेशन के तौर पर 10,000 मनी दूंगा। बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो? सुहंग शांति से कहता है, नहीं 3,000, और वह मन ही मन कहता है, यह फेंक जांट पाइथन के हाथों मारा गया। जब तक यह मार्शल आर्ट्स का पता लगाएंगे तब तक यह मुझे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। यह की 300 के लिए राजी हो जाता है। इसी के साथ उनमें से एक गार्ड जाकर उसे सर्च करने लगता है। सुहोंग उसके साथ कोऑपरेट करते हुए कहता है, सही से सर्च करो, मैं झूठा अपराधी बनना नहीं चाहता। वो बॉडीगार्ड सर्च करता है पर उसे सुहोंग के पास कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो यह कि इसे कहता है, इसके पास कुछ नहीं है। यह कि गार्ड की यह बात सुन उससे कहता है, ठीक है, तो इसे 300 मनी दे दो और इसे यहां से जाने दो। सुहोन मन ही मन सोचता है, मैंने जब उस स्किल को सीख लिया था तब मैंने उसे जला दिया ताकि मेरे ऊपर ऐसी मुसीबत ना आए। यह कि आगे बढ़ते हुए कहता है, वो मार्शल आर्ट ढूंढते रहो, जब तक तुम्हारा सस्पेशन क्लियर नहीं हो तब तक किसी को जाने मत दो। वही वह शॉप ओनर कहती है, पहले जाकर नहाओ, कपड़े बदलो, फिर मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन जाकर असेसमेंट और रजिस्ट्रेशन कराओ। मुझे जितनी जल्दी हो सके गाइडेंस टेक्निक चाहिए। अब हमारा सीन बदलकर मार्शल आर्टिस्ट बेस के सबॉर्डिनेट होटल पर आता है। वहीं एक रूम में हमारा हीरो सुहोंग बैठा होता है। वो अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है, 534 मार्शल वैल्यू, इतनी ज्यादा। पिछले कुछ दिनों से मैं पूरा ध्यान वॉइड ब्रेकिंग फिंगर की कल्टीवेशन और फेरोशियस बीस्ट्स का शिकार करने में लगा था। मैंने तो इसे इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं पाया। वह अपने पैनल को देखता है। उसकी वाइटलिटी 163, स्पिरिट 23, फिजिक मल बॉडी 6% होती है। वहीं उसके पास मार्शल स्किल्स, वॉइड ब्रेकिंग फिंगर, रेजिंग सी स्पीयर टेक्निक, थंडर रश फिस्ट, वज्र फिस्ट, फ्लोटिंग लाइट पाम, वॉइड स्टेप होती है, और वे सारी की सारी परफेक्ट लेवल पर होती है। वो सोचता है, टियर 1 इनिशियल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंचने के लिए 100 वाइटलिटी पॉइंट्स की जरूरत होती है, और वही टियर 1 मिडिल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंचने के लिए 200 वाइटलिटी पॉइंट्स की जरूरत होती है। मैं अभी इनिशियल स्टेज में हूं, अगर मैं सारी मार्शल वैल्यू वाइटलिटी में डाल दूं तो मैं इसे 53.4 वाइटलिटी पॉइंट्स बढ़ा सकता हूं। मतलब मुझे मिडिल स्टेज तक पहुंचने के लिए बस 40 से थोड़ा ज्यादा वाइटलिटी चाहिए। लेकिन स्पिरिट और मर्टल बॉडी यह दोनों अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं। मुझे नहीं पता इनका असली असर क्या है जब मैं इन्हें बढ़ाऊंगा। उसकी स्पिरिट और मल बॉडी 6% होती है। खैर, अभी मेरे पास मार्शल वैल्यू की कोई कमी नहीं है। चलो देखते हैं अपग्रेड का असर वाकई कितना जबरदस्त है। इसी सोच के साथ सुहनोंग अपने मार्शल वैल्यू पॉइंट का यूज करके अपनी स्पिरिट बढ़ाने लगता है और उसकी स्पिरिट 0.1 से इंक्रीज होने लगती है। फिर वह अपनी स्पिरिट बढ़ाना रोक देता है और कहता है, स्पिरिट बढ़ाने के बाद मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद वो अपने पॉइंट्स मर्टल बॉडी में ऐड करने लगता है, जिससे उसकी मोटल बॉडी 0.1 से लगातार इंक्रीज होने लगती है। मोटल बॉडी को इंक्रीज करने से उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वो इसे फील कर कहता है, भाई यह बहुत मजेदार है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई महसूस हो रही है। चलो इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं। वो अपनी स्पिरिट 23 से 26.5 कर लेता है और मोटल बॉडी 6% से 36.1 कर लेता है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आया यार, उसके मार्शल वैल्यू कम क्यों नहीं हुए।
वह कहता है, अब मेरी मोर्टल बॉडी में पॉइंट नहीं डल रहे हैं, तो चलो 200 पॉइंट्स अपने वाइटालिटी में डाल दें और बाकी बचे स्पिरिट में। इसी के साथ वो सारे पॉइंट्स अपने वाइटालिटी और स्पिरिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वाइटलिटी के इंक्रीज होते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी बॉडी में एंडलेस पावर आ गई हो, और इस टाइम उसके बॉडी से रेड ओरा बाहर निकलने लगता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी काफी बड़ी दिखने लगती है, और कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी वापस से अपने पहले वाले शेप में आ जाती है। वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, फाइनली मैं अपने पहले वाले रूप में आ गया। अगर मुझे लोग उस तरह से देख लेते तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं उनसे क्या कहता। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर 1 घंटे बाद स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की बिल्डिंग की ओर आता है। वहीं पर हमारा हीरो सुहोंग जाता है। वह एक असिस्टेंट से कहता है, हेलो, मैं यहाँ मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमेशा कैच। वो असिस्टेंट कहती है, ठीक है, आपको एक स्टाफ मेंबर तुरंत वहां पर लेकर जाएगा। उसके कहते ही एक स्टाफ मेंबर सुहोन को असिस्ट कर वहां पर लेकर जाने लगती है। वो सुहोन की एज देख उससे कहती है, सर, आप तो बहुत छोटे हैं, क्या आप पहली बार असेसमेंट देने आए हैं? यह टीयर एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए अगर वाइटालिटी 100 तक पहुंच जाए और कॉम्बैट पावर 1000 से ऊपर हो तो पास माना जाता है, और आपको गुड लक। सुहोंग यह सब कुछ बताने के लिए उसे धन्यवाद देता है। वही दो वॉरियर्स सुहोंगसिस को अकेला देख आपस में कहते हैं, यह बच्चा अकेला आया है, इसके पास तो कोई मास्टर भी नहीं है, इतनी उम्र में असेसमेंट देने आया है, जे शायद बस ट्राई करने आया होगा। तभी सुहन अंदर के टेस्ट इक्विपमेंट देखकर हैरान हो जाता है। जैसे वह अंदर जाता है, एक आवाज आती है, फेंजिया वाइटालिटी 102, कॉम्बैट पावर 992, असेसमेंट फेल। वही फेंगजिया नाम का बंदा कहता है, कमबख्त, बस थोड़ा सा ही कम रह गया। वहां अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। वही वापस से अनाउंस किया जाता है, लीमिंग की वाइटलिटी 105 है और अब आगे उसकी कॉम्बैट पावर का टेस्ट होगा। वही हमें लीमिंग नाम का बंदा दिखता है जो अपनी कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने के लिए तैयार होता है। वह अपनी फुल पावर का यूज कर अपना पंच उस मशीन पर मार देता है। जब उसकी कॉम्बैट पावर दिखाई जाती है तो वह काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इसकी कॉम्बैट पावर 10,763 होती है और इसी के साथ वो असेसमेंट में पास हो जाता है। सभी लोग उसकी कॉम्बैट पावर को देख कहते हैं, यह तो लगभग टीयर 1 मिडिल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। क्या रेजिंग थंडर डोजो के जियांग मिंग का कोई शिष्य लीमिंग नहीं है? तो यह जियांग मिंग का शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना जीनियस है। यह तो थंडर रश फिस्ट भी इस्तेमाल कर रहा है। उन सभी की बातें सुन सुहंग सोचता है, जियांग मिंग का शिष्य पर उसका शिष्य तो लियान था ना, आखिर उसके कितने शिष्य है? तभी वही लीमिंग सुहोन के पास आकर कहता है, अब तुम्हारी बारी है। वो सुहोन को जाता देख सोचता है, मैं इतनी कम उम्र में असेसमेंट देने आया हूं क्योंकि मैं एक जीनियस हूं। तुम भी इतनी उम्र में आए हो, क्या तुम मुझसे तुलना कर सकते हो? यह सोचकर वो जाने ही वाला होता है। तभी पीछे से आवाज आती है, धत तेरे की, इसकी वाइटालिटी इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? इसने तो वाइटालिटी डिटेक्टर को ही तोड़ दिया। तभी सुहन की वाइटालिटी को अनाउंस किया जाता है। उसकी वाइटालिटी 123 होती है। लीमिंग उसकी इतनी वाइटालिटी को देख कहता है, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर वह वापस से मन ही मन कहता है, शांत शांत, सिर्फ हाई वाइटालिटी बेकार है। सब कुछ कॉम्बैट पावर पर निर्भर करता है। कॉम्बैट पावर ही सब कुछ है। अब सुहोन का कॉम्बैट टेस्ट होता है। टेस्ट लेने वाला कहता है, चलो अब तुम्हारी कॉम्बैट पावर टेस्ट की जाए। सुहोंग सोचता है, मैं अब आधिकारिक तौर पर मार्शल आर्टिस्ट बन चुका हूं और मैंने अपना फिजिक भी अपग्रेड कर लिया है। मेरी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 40% ताकत टेस्ट के लिए काफी होनी चाहिए, ऐ ना? लेकिन अगर मैंने बहुत हल्का मारा और कॉम्बैट पावर क्वालिफाई नहीं हुई तो 50% ताकत ही इस्तेमाल करता हूं। सेफ साइड रहना बेहतर है। वह यह अब सोचकर अपनी 50% पावर का यूज कर पंच मार देता है। जैसे ही उसका पंच उस मशीन से लगता है, वह मशीन जाकर आगे लगती है और वह मशीन वहीं पर टूट जाती है। उसकी इस भयानक पावर को देख सभी कहते हैं, उसने एक ही मुक्के में डिटेक्टर को उड़ा दिया। यह ताकत बहुत ज्यादा डरावनी है। रुको, उसने अभी कोई मार्शल स्किल तो इस्तेमाल नहीं की थी। सही तभी उसकी कॉम्बैट पावर दिखती है। उसकी कॉम्बैट पावर 34 होती है। वे सभी उसकी कॉम्बैट पावर को देख कहते हैं, टीयर 1 हाई स्टेज मार्शल आर्टिस्ट का स्टैंडर्ड सिर्फ 3000 पॉइंट्स होता है। मैं तो सन रह गया हूं। यह नंबर कल्पना से भी बाहर है। तभी एक पर्सन सुहॉर्न की ओर इशारा करते हुए कहता है, टीचर, वही बच्चा फिर से, यह तो बिल्कुल राक्षस है। उसका टीचर उसे देख कहता है, वही है। तो फिर कोई आश्चर्य नहीं। अब हमारा सीन बदलकर एक रूम की ओर आता है। उस रूम में एक येलो वालों वाली एक लेडी बैठी होती है।
वह अपने आप से कहती है, धिक्कार है, पड़ोसी यांग सिटी ब्रांच फिर से एक जीनियस ले आई। हर दिन दिखावा। दिखावा किस बात का? वो लेडी स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट लियान कादन होती है। वो आगे कहती है, अगर हमारी स्टार सिटी ने भी कुछ जीनियस पैदा नहीं किए तो इस बूढ़ी औरत की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। वह यह सब कह ही रही होती है, तभी एक पर्सन भागते हुए उसे पुकारते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मार्शल आर्टिस्ट असेसमेंट में एक राक्षस निकल आया है। टीयर एक इनिशियल स्टेज के सिर्फ शारीरिक ताकत के दम पर एक ही मुक्के में मशीन उड़ा दी। उसकी कॉम्बैट पावर सीधे 3000 पॉइंट्स पहुंच गई है। उसकी इस बात को सुन वह काफी हैरान रह जाती है। अब हमारा सीन बदलकर मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन सेंट्रल हॉल की ओर आता है। वहां पर काफी चहल पहल होती है और सभी लोग अपने कामों में बिजी होते हैं। वहीं पर हमारा एमसी सुहोंग भी होता है। एक असिस्टेंट सुहोंग से कहता है, ब्रदर सुहोंग, सबसे पहले मैं आपको सेकंड फ्लोर पर लेकर जाऊंगा, जहां पर आपको एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। फिर इसके बाद हम आपके अलाउंस को कलेक्ट करने जाएंगे। सुहोंग उसे इन सभी के बारे में बताने के लिए थैंक्स करता है। तभी वहां पर प्रेसिडेंट आ जाती है। वह आकर कहती है, ओहो, तो तुम यही हो, अच्छी बात है। फिर वह उस असिस्टेंट से कहती है, मैं इसे पर्सनली हैंडल करूंगी। जब वह अपने प्रेसिडेंट को देखता है तो वह काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि हमारी प्रेसिडेंट इस बच्चे को पर्सनली हैंडल करेंगी। प्रेसिडेंट की नजर सुहोंग पर जाती है। वो उससे कहती है, तो तुम सुहोंग हो? फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है, मैं स्टार सिटी ब्रांच के मार्शल दाऊ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विलिंसियन हूं। चलो मुझे फॉलो करो। सुहोन कहता है, जी प्रेसिडेंट। सुहोन प्रेसिडेंट को देख सोचता है, यह लेडी स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। इनके बारे में यह रमर्स है कि यह एक 5 टायर की मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने जैसे इनके बारे में सोचा था वे उससे बिल्कुल अलग है। अब हमारा सीन बदलकर प्रेसिडेंट के ऑफिस की ओर आता है। वहां पर हमारा एमएसी सुहोंग प्रेसिडेंट आमने सामने बैठे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट सुहोंग से बात करते हुए कहती है, तुम स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल के एक स्टूडेंट हो। वो बूढ़ाली चेंशान तो अभी हाल ही में मुझसे शिकायत कर रहा था। कह रहा था कि इस साल स्कूल से सिर्फ 2 ऑर्डिनरी टीयर एक मार्शल आर्टिस्ट ही निकले हैं। लेकिन उसने इतना बड़ा जीनियस छुपा रखा था। उसकी यह बातें सुन सुहान कुछ सोचता है। फिर डरते डरते कहता है, मुझे आपके ऑफिस क्यों लाया गया है? मैं तो बस मार्शल आर्टिस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने आया था और साथ ही अलाउंस और गाइडेंस तकनीक लेने। उसकी इन बातों पर प्रेसिडेंट उससे कहती है, चिंता मत करो, मैंने नीचे के लोगों से मार्शल आर्टिस्ट आईडी और मंथली अलाउंस पहले ही बनवा दिया है। फिर वह अपने प्लेस से खड़े होकर सुहोन की ओर बढ़ते हुए कहती है, जहां तक गाइडेंस तकनीक की बात है वो मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी। मुझे बताओ, गाइडेंस तकनीकों के बारे में तुम्हारी समझ कितनी है? इस पर सुहोंग उन्हें बताता है, टेक्स्ट बुक्स में लिखा है कि हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल कई के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और गाइडेंस तकनीक एक तरीका है जिससे हेवन अर्थ की कन्ह को अब्सॉर्ब करके शरीर को मजबूत किया जाता है। अलग अलग एट्रीब्यूट्स की कन्ह को अब्सॉर्ब करने के लिए उसी के हिसाब की गाइडेंस तकनीक चाहिए। उसकी इस समझ को सुन प्रेसिडेंट उसे बताती है, टेक्स्ट बुक्स गलत नहीं कहती, लेकिन गाइडेंस तकनीक सिर्फ कल्टीवेशन के मेथड्स नहीं होते। उदाहरण के लिए मैं जिस हेवनली फ्लेम गाइडेंस तकनीक की कल्टीवेशन करती हूं वह मुख्य रूप से फायर एट्रीब्यूट वाली स्पिरिचुअल कनी को अब्सॉर्ब करती है। शरीर को मजबूत करने के साथ साथ यह मेरी हर चोट में फायर एट्रीब्यूट की घातक शक्ति भी जोड़ देती है। अगर तुम एट्रीब्यूट्स अटैक्स को शरीर से बाहर रिलीज कर सको तो अटैक की दूरी भी बढ़ जाती है। यह कहकर वह अपना अटैक साइड की ओर कर देती है। वह अटैक काफी पावरफुल लग रहा होता है। फिर वह वापस से कहती है, हालांकि एक टीयर एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए मुट्ठी के चारों ओर एट्रीब्यूट लपेटना तो दूर की बात है, सिर्फ वह हमले में थोड़ा सा एट्रीब्यूट समाहित कर पाना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। सुहोंग उसकी इन बातों और फीस्ट की पावर को देख हैरान रह जाता है और हैरानी से ही पूछता है, तो क्या गाइडेंस तकनीकों से हमला भी किया जा सकता है? मुझे तो लगा था गाइडेंस तकनीकें सिर्फ कल्टीवेशन के लिए होती है। टेक्स्ट बुक्स में यह सब कभी नहीं बताया गया। प्रेसिडेंट वापस से बताती है, हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल कई कुल 7 एट्रीब्यूट्स की होती है। मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, थंडर, विंड। हर एट्रीब्यूट की अपनी ताकत और कमजोरी होती है, लेकिन प्योर अटैक पावर के मामले में पहले नंबर पर थंडर, दूसरे पर मेटल और तीसरे पर फायर होती है। लेकिन तुम कौन सी गाइडेंस तकनीक कल्टीवेट कर सकते हो यह पूरी तरह तुम्हारी कंपैटिबिलिटी पर निर्भर करता है। यह समझाकर प्रेसिडेंट एक पत्थर सा दिखने वाला क्रिस्टल बॉल उठाने लगती है। यह सभी बातों को सुनकर सुहानोंगस कहता, समझ गया, मतलब जो मन चाहे वह तकनीक कल्टीवेट नहीं कर सकते।
प्रेसिडेंट इस क्रिस्टल बॉल को लेकर उसे बताती है, यह एक क्रिस्टल बॉल है। इससे कंपैटिबिलिटी की जांच होती है। जितना बड़ा इसका चमकता हुआ एरिया होगा, उतनी ही ज्यादा कंपैटिबिलिटी मानी जाएगी। ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट आमतौर पर 20% से 30% के बीच होते हैं। मैं खुद भी लगभग 80% हूं, जो कि काफी ऊंचा माना जाता है। हमें दिखता भी है, जैसे ही प्रेसिडेंट उसे छूती है, वो क्रिस्टल बॉल फायर से जगमगाने लगती है। वो क्रिस्टल बॉल सुहॉन की ओर करते हुए कहती है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारा जैसा जीनियस निश्चित रूप से 90% से ऊपर जाएगा। सुहोंग उस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में लेकर सोचता है, प्रेसिडेंट वो इतनी कम उम्र में टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बन गई थी। वो एक संपूर्ण जीनियस है। अगर उनकी कंपैटिबिलिटी सिर्फ 80% है, तो मेरा 90% तक पहुंचना कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्ति होगी। जैसे ही सुहंग अपनी एनर्जी उस क्रिस्टल पर डालता है, वो क्रिस्टल फायर एट्रीब्यूट से ग्लो करने लगता है। उसे पूरी तरह से ग्लो होता देख सुहंगन प्रेसिडेंट दोनों हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, क्रिस्टल तो फुल ग्लो हो गया, यानी तुम्हारी फायर के साथ कंपैटिबिलिटी 100% है। वह अभी भी सदमे में होती है। वह सुहॉर्न के पास आकर उससे कहती है, क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? सुहॉर्न उसी हैरानी वाले भाव से कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट बताती है, इसका मतलब है तुम फायर एट्रीब्यूट वाली हेवन अर्थ स्पिरिचुअल कई को 100% बिना किसी लीक के पूरी तरह अब्सॉर्ब कर सकते हो। मेरी कंपैटिबिलिटी 80% है। इसका मतलब है कि फायर एट्रीब्यूट को अब्सॉर्ब करते समय 20% तो यूं ही नष्ट हो जाती है। लेकिन मैं इतने ही कंपैटिबिलिटी के साथ टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बनी हूं और स्टार सिटी मार्शल आर्टिस्ट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट तक पहुंची हूं। और वह खुशी से उसकी ओर इशारा करते हुए बताती है, और तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट्स मुझसे कहीं ऊंची होंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छोटी सी स्टार सिटी एक ऐसे मॉन्स्टर को प्रोड्यूस करेंगी जो कि मैजिक सिटी इंपीरियल कैपिटल रीजन के मॉन्स्टर से कमजोर नहीं होगा। वह हैरानी से इसके बारे में सोचता है और मन ही मन कहता है, फायर एट्रीब्यूट अच्छा है, लेकिन मुझे तो थंडर एट्रीब्यूट ज्यादा पसंद है। काश मेरे पास थंडर स्पिरिट एट्रीब्यूट होता। जैसे ही वह इस बारे में सोचता है, वह क्रिस्टल थंडर एट्रीब्यूट से ग्लो करने लगता है। उस क्रिस्टल से थंडर एट्रीब्यूट को निकलता देख प्रेसिडेंट इतनी अचंभे में चली जाती है कि उसके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलते। कुछ देर तक वे दोनों क्रिस्टल को हैरानी से घूरते रहते हैं। फिर सुहोंगंग अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, प्रेसिडेंट मेरी थंडर एट्रीब्यूट कंपैटिबिलिटी भी 100% लग रही है। प्रेसिडेंट यह सब अपने सामने देख कुछ भी नहीं कह पाती और मन ही मन सोचती है, यह सच में रियल है या फेक। इस बच्चे सुहोन के पास फायर और थंडर दोनों एट्रीब्यूट है, जिनकी कंपैटिबिलिटी 100% है। आखिर यह किस प्रकार का मॉन्स्टर है? वह अभी इसी सदमे में होती है कि इसके पास दो एट्रीब्यूट कैसे है। तभी वो क्रिस्टल वापस से विंड एट्रीब्यूट से ग्लो करने लगता है। सुहोंग वापस से उससे कहता है, प्रेसिडेंट लगता है मेरी विंड एट्रीब्यूट की कंपैटिबिलिटी भी 100% है। जब वह देखती है, तो उसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं, नहीं हो सकता है। यह इतना बेहुदा कैसे हो सकता है? कुछ मिनट बाद वह थक कर सोफा पर बैठ जाती है और उनके बीच बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। वह सुहोन के एट्रीब्यूट्स को देख सदमे में होती है, जिससे उसके चेहरे पर पसीना आ रहा होता है। वह कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर यह कैसे हो सकता है? इसकी सभी एट्रीब्यूट के साथ कंपैटिबिलिटी 100% है। लगता है मैं जरूर सपना देख रही हूं। वह सोचती है, मैं खुद को टॉप टियर जीनियस मानती थी। मैं 30 साल की उम्र में टियर 5 मार्शल आर्टिस्ट बनना फेनिक्स के पंख और यूनिकॉर्न के सींग जितना दुर्लभ समझती थी। लेकिन जब मेरा सामना सामान्य समझ से परे एक एग्जिस्टेंस से हुआ, तब मुझे एहसास हुआ मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। सामान्य समझ से परे एग्जिस्टेंस को हराने के लिए सिर्फ वही लोग सक्षम होते हैं जो खुद भी सामान्य समझ से परे हो। ऐसे एग्जिस्टेंस जिन्हें साधारण लोग समझ ही नहीं सकते। सुहोंग सोचता है, सातों एट्रीब्यूट सब 100% है। अगर मैं सिर्फ अंत में थंडर को कल्टीवेट करूं और बाकी 6 छोड़ दूं, तो यह भयानक बर्बादी होगी। कितना कष्टदायक है यह। वह इस बारे में सोचकर प्रेसिडेंट से कहता है, क्या आप मुझे सातों एट्रीब्यूट्स की गाइडेंस तकनीकों की एक कॉपी दे सकती है? उसकी यह बात सुन प्रेसिडेंट समझ नहीं पाती कि वह क्या कहना चाहता है। फिर वह सुहॉर्न को बताती है, ह्यूमन एनर्जी की लिमिट होती है। चाहे तुम्हारा टैलेंट कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक या दो एट्रीब्यूट की कल्टीवेशन करना ही सबसे बेहतर होता है। पास्ट में किसी ने एक साथ गाइडेंस तकनीकें कल्टीवेट करने की कोशिश की थी। दशकों की कल्टीवेशन के बाद भी वह सिर्फ टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट ही रहा। सुहंग उससे कहता है, मैंने अभी तक अपना मन नहीं बनाया कि सभी को कल्टीवेट करूंगा। मैं बस एक बार ट्राई करना चाहता हूं। फिर इसके बाद में किसी एक को कल्टीवेट करूंगा।
उसकी इस बात को सुन प्रेसिडेंट एक राहत की सांस लेते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें बिल्कुल भी उलझन नहीं करनी है। अपने टैलेंट को व्यर्थ मत जाने देना। तभी वह उससे पूछती है, अगर मुझे याद है, तो तुम्हारे स्कूल की मंथली एग्जाम जल्द आने वाली है। ना। इस पर सुहोन कहता है, जी प्रेसिडेंट अचानक इतनी चिंता क्यों? प्रेसिडेंट बताती है, हाल ही में ओनल हेवंस बैटलफील्ड में तनाव तेजी से बढ़ रहा है, 10,000 रेशेस और ह्यूमन रेस के बीच ग्रेट वॉर का भी हो सकता है। इसीलिए हमने कई सारे रिसोर्स लगाकर एक जीनियस ट्रेनिंग कैंप तैयार किया है, और मैं तुम्हें उसके लिए रिकमेंड करना चाहती हूँ। बस इसके लिए शर्त यह है कि अगर तुम स्कूल की मंथली एग्जाम में फर्स्ट प्लेस ले आते हो तो मैं तुम्हें रिकमेंडेशन का एक स्थान दे दूंगी। सुहान हैरानी में कहता है, 10,000 रेसेस का वॉर और जीनियस ट्रेनिंग कैंप यह क्या है? वह सोचता है, वह 10,000 रेसेस का वॉर एक दशक से भी पहले हुआ था। मैं तब बहुत छोटा था। उस युद्ध में मैंने अपने सभी रिश्तेदार खो दिए थे। सिर्फ अंकल और आंट ही बचे थे। इस बारे में सोचकर वह कहता है, ठीक है, मैं जरूर अपना बेस्ट दूंगा। वो मन ही मन दृढ़ संकल्प लेता है कि वापस से अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसी ट्रेजेडी नहीं होने देगा। मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा जिससे मैं अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूं। अब हमारा सीन बदलकर सुहोंग के घर की ओर आता है। उसे एसोसिएशन से आते आते रात हो जाती है। सुहोंग अपने कार्ड को दिखाकर अपने अंकल और आंट से कहता है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूं। अंकल और आंट उसके कार्ड को लेकर खुशी से रोते हुए कहते हैं, लिटिल हॉन्ग, आखिरकार तुम सफल हो ही गए, यह सच में ग्रेट बात है। मेरा लिटिल हॉर्न अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह सच में कैपेबल है। सू हॉर्न उन्हें और बताता है, एक टियर 1 मार्शल आर्टिस्ट का मंथली अलाउंस 10,000 होता है। अंकल अब आपको इतने डेस्परेट होकर काम करने की जरूरत नहीं है। अंकल अभी भी इस बात से खुश होता है कि उसका भतीजा एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। उसका अंकल कहता है, ठीक है, अब हमारा लिटिल हंग इस घर का सहारा बन गया। सुहोंग सोचता है, चिंता मत करो, अब से इस परिवार की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब हमारा सीन बदलकर रात में सुहोंग की ओर आता है। वह कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ओरा बाहर निकल रहा होता है और उसकी आंखें ग्लो से चमकने लगती है। वो अपनी आंखें खोलकर अपनी फीस्ट में पावर कलेक्ट कर हवा में एक पंच लगाता है। उसके पंच से फायर निकल रही होती है। वो अपने फीस्ट को देख कहता है, यह क्या यही गाइडेंस तकनीक का बेसिक लेवल है? इसमें जरा सी भी पावर क्यों महसूस नहीं हो रही है? वह अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है, पैनल पर गाइडेंस तकनीक का कॉलम दिख रहा है। लगता है मैंने सच में इसे सीख लिया है। तभी उसकी नज़र पैनल पर लिखे लेवल 1 पर जाता है। वह उसे देख कहता है, लेवल 1? क्या ऐसा हो सकता है कि गाइडेंस तकनीक भी लेवल अप हो सकती है? प्रेसिडेंट वन ने इसका जिक्र नहीं किया था। अगर गाइडेंस तकनीकों के भी लेवल होते तो वह मुझे जरूर बताती। तो क्या यह हो सकता है कि यह गाइडेंस तकनीक सिर्फ मैं ही लेवल अप कर सकता हूं? जब वह यह देखता है तो वह काफी खुश हो जाता है और समझ जाता है कि वह सभी एट्रीब्यूट को कल्टीवेट कर सकता है। सुहोंग अपने सिस्टम पैनल को देख कहता है, क्या मैं अपने मार्शल वैल्यू पॉइंट का यूज करके इन गाइडेंस तकनीक को भी अपग्रेड कर सकता हूं? क्या मुझे इन्हें भी उसी तरीके से अपग्रेड करना होगा? जैसे ही वह यह करने का ट्राई करता है, सिस्टम पैनल से वार्निंग आने लगती है कि आपके पास पर्याप्त मार्शल वैल्यू पॉइंट उपलब्ध नहीं है। इसलिए वह यह देख कहता है, लगता है सबसे पहले इन सभी गाइडेंस को सीख लेना चाहिए और मुझे कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मैं अपने मार्शल वैल्यू पॉइंट को बढ़ा सकूं। इसी सोच के साथ वह सभी गाइडेंस बुक्स को खोलकर उन्हें देखने लगता है और उसी के अनुसार अपनी कल्टीवेशन करने लगता है। कल्टीवेशन करते समय उसके बॉडी से बहुत सी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। कई घंटे प्रैक्टिस करने के बाद वह सभी एट्रीब्यूट्स की गाइडेंस तकनीक को लेवल 1 तक कल्टीवेट कर लेता है। वो अपने मन ही मन उनकी एनर्जी को फील कर कहता है, सातों एट्रीब्यूट्स की स्पिरिचुअल की एक दूसरे को रिपेल कर रही है। अब मुझे समझ आया कि फिलहाल आज के लिए इतना ही।
प्रेसिडेंट वो ने ऐसा क्यों कहा था कि वो जीनियस सातों एट्रीब्यूट्स को कल्टीवेट करने के बाद भी जिंदगी भर टियर 1 का मार्शल आर्टिस्ट पर ही रहा? इसका कारण यही है क्योंकि यह सभी एट्रीब्यूट्स बॉडी में एक दूसरे की स्पिरिचुअल की को रिपेल ही करते रहे, जिसे वो आगे कल्टीवेट नहीं कर पाया। इस समय सुहोन की हालत देखने में कुछ ठीक नहीं लग रही होती क्योंकि उसके बॉडी के अंदर सभी एट्रीब्यूट्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वह अपने हाथ में फायर का एट्रीब्यूट अपीयर करता है और कहता है, यदि मैं इसी के साथ दूसरे एट्रीब्यूट को भी निकालूं तो क्या होगा? वह फोर्सफुली दूसरे एट्रीब्यूट को भी अपीयर करता है, जिससे उसके हाथ में काफी सारी एनर्जी दिखने लगती है। वह उन दोनों एट्रीब्यूट्स को देख कहता है, यह दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में फाइट कर रहे हैं और एक दूसरे की एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। वो उन दोनों एट्रीब्यूट्स को देख कहता है, थंडर और फायर लगभग एक दूसरे के करीब है। क्या वे सच में फ्यूज नहीं हो सकते हैं? वो अपनी एनर्जी का यूज कर उन दोनों को फ्यूज करने का ट्राई करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और लगातार उनको फ्यूज करने का ट्राई करता रहता है। फ्यूज करते करते रात से अगले दिन का सवेरा हो जाता है और वह अभी भी लगातार ट्राई करता रहता है। वो हाफते हुए कहता है, हाँ बस होने ही वाला है, बस थोड़ा ही रह गया है, बस थोड़ा। इसी डिटर्मिनेशन के साथ वह अपनी सारी एनर्जी इस बार उन दोनों को फ्यूज करने में लगा देता है और उसकी हार्डशिप काम आती है और वह सफलतापूर्वक उन दोनों एट्रीब्यूट्स को फ्यूज कर लेता है। वह उन दोनों के फ्यूजन को देख कहता है, आखिर पूरी रात मेहनत करने के बाद मैंने इसे फ्यूज कर ही लिया। वो इसी बात से खुश होकर अपनी मुट्ठी बंद करता और नई ऊर्जा के साथ कहता है, तो चलो इस नई पावर को टेस्ट किया जाए। अब हमारा सीन बदलकर स्टार सिटी सिटीजन मार्शल आर्ट्स स्क्वायर की ओर आता है। वहीं पर कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं। वहीं पर हमारा एमएससी सुहन भी अपनी कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने के लिए वहां पर आ जाता है और अपनी फीस्ट में पावर कलेक्ट करते हुए कहता है, मैं इस बार स्पेशली टियर 3 कॉम्बैट पावर टेस्टर के पास आया हूं ताकि यह आसानी से यह ब्रेक ना हो। मैंने पिछली बार अपनी 50% पावर का यूज किया था, इसीलिए मैं इस बार पहले केवल 30% पावर का ही यूज करूंगा। वह यह सोचकर अपनी 30% पावर का यूज करके अपना पंच कॉम्बैट टेस्टर पर मार देता है। जब वह अपने रिजल्ट को देखता है तो उसका रिजल्ट 2343 होता है। वह अपनी कॉम्बैट पावर को देख कहता है, मेरी इतनी ही पावर 2300 से पार निकल गई। पहले मेरी 30% पावर केवल 10,800 थी, यानी मेरी पूरी पावर लगभग 8,000 के आसपास है। अगर मेरे थंडर एट्रीब्यूट की पावर इतनी है तो मेरे थंडर और फायर के फ्यूजन की कितनी पावर होगी? इसी सोच के साथ वह अपना फ्यूज अटैक कर देता है। जब वह अपने कॉम्बैट पावर को देखता है तो वह दंग रह जाता है। वह कहता है, मेरी फ्यूजन पावर 3000 है। सिर्फ फिजिकल बॉडी पर निर्भर होकर और उसमें थंडर प्लस फायर को फ्यूज करके महज 30% ताकत और फिर भी टियर 1 हाई स्टेज मार्शल आर्टिस्ट से ऊपर है। वो अपने हैंड को देख मुस्कुरा कर कहता है, मेरी वाइटैलिटी अभी सिर्फ 123 पॉइंट्स है, जो कि बहुत ज्यादा डरावनी है। अगर मेरे दो एट्रीब्यूट्स ही इतने ज्यादा पावरफुल है तब क्या होगा? जब मैं अपने सारे एट्रीब्यूट्स को आपस में कंबाइन कर दूंगा तब मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी पावर किस लेवल की होगी। मैं वापस जाकर 3 एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करने का ट्राई करूंगा। सिर्फ इतना सोचने भर से उसका दिल तेज धड़कने लगता है। अब हमारा सीन बदलकर वापस से उसके होम की ओर आता है। वो छत पर लेटे गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। वह अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए कहता है, 3 एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करना सच में काफी कठिन है। मुझे नहीं पता कि इन्हें कंबाइन में मुझे कितना टाइम लगेगा। मैंने 7 एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करने का ट्राई किया, लेकिन उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई। क्या गाइडेंस टेक्निक का लेवल बढ़ाने से एट्रीब्यूट फ्यूजन ज्यादा स्टेबल हो सकता है? सुहोन की नजर सीधे सिस्टम इंटरफेस पर टिक जाती है, जहां पर उसके सारे एट्रीब्यूट्स के स्किल का लेवल अभी 1 ही होता है। वह कहता है, कल मेरा मंथली एग्जाम है। मुझे जितना हो सके वहां से उतने मार्शल वैल्यू पॉइंट प्राप्त करने हैं। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर डायरेक्ट उसी दिन स्टार सिटी नंबर 1 हाई स्कूल की ओर आता है। वहां पर सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल स्टेज पर आकर उन सभी को बताता है कि इस बार का एग्जाम पहले वाले से अलग होगा क्योंकि अभी फ्रंट लाइन की हालत काफी चिंताजनक है। अब से हर साल जीनियस स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप लगेगा जहां पर वे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। ट्रेनिंग कैंप में न केवल आपको भारी मात्रा में रिसोर्सेज मिलेंगे बल्कि आपको भारी मात्रा में मार्शल आर्ट स्किल्स और पिल्स मिलेगी और साथ ही आपको ग्रैंड मास्टर द्वारा इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त होगा। इस महीने की मंथली एग्जाम में टॉप 3 स्टूडेंट्स स्टार सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ट्रेनिंग कैंप में भाग ले सकेंगे। प्रिंसिपल की इस अनाउंसमेंट को सुन सभी काफी खुश हो जाते हैं और आपस में इसी बारे में बात करने लगते हैं। वे सभी कहते हैं,
जीनियस ट्रेनिंग कैंप एक टीयर 7 ग्रैंड मास्टर इंस्ट्रक्टर के तौर पर हमारे प्रिंसिपल खुद सिर्फ टीयर 3 के हैं। हमें जितना ही होगा ताकि हमें वह ग्रैंड मास्टर कुछ सिखा सके। सुहोंग उनकी इन बातों को सुन अपनी और प्रेसिडेंट व की कन्वर्सेशन के बारे में सोचता है। यह क्या मतलब हुआ? पहला स्थान लाओ और मुझे स्पॉट मिलेगा। क्या यहाँ पर टॉप 3 को स्पॉट नहीं मिल रहा है? जब सुहोन इसी बारे में सोच रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड उसके पास आकर उससे कहता है, चैन, शान और लीटू दोनों टीयर 1 मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं और काफी लोग थंडर रश फिस्ट के बेसिक लेवल तक पहुंच चुके हैं। इसलिए हमारे जीतने का कोई चांस नहीं है। सुहोंग्स उसकी बात सुन उससे कहता है, क्या मैं सिर्फ 10 दिन स्कूल नहीं आया और इन्होंने मार्शल आर्टिस्ट का ब्रेक थ्रू कर लिया? उसका फ्रेंड वापस से उसे बताता है, इन दिनों प्रिंसिपल ने सीनियर चैन को घसीट कर बुलाया है, जो थंडर रश फिस्ट सिखाते हैं और टैलेंट वाले छात्रों को प्राइवेट लेसन दिलवाए जा रहे हैं। चैन, शान और लीटू की वाइटालिटी कुछ दिन पहले 100 के पार चली गई है और उनका थंडर रश फिस्ट 3 बार गूंज कर सकता है। वहीं हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। चैन शान कहता है, इस बार मैं सबको दिखाऊंगा कि असली नंबर 1 जीनियस कौन है। इस पर शीटू कहता है, जब मैं तुम्हें जमीन पर गिरा दूंगा तब भी उम्मीद है तुम इतने ही कॉन्फिडेंट रहोगे। तभी वहां पर वही थंडर रश फिस्ट सिखाने वाले टीचर आते हुए कहते हैं, ओल्डली उस जीनियस को ढूंढ रहा जिसका थंडर रश फिस्ट 9 बार गूंजता है। इस पर प्रिंसिपल उसे जवाब देता है, मैंने हाल में हर जगह खोजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता वह मेरे नंबर 1 हाई स्कूल का स्टूडेंट है। तभी उनकी नज़र जियांग मिंग और उसके दोनों स्टूडेंट्स पर पड़ती है, जो कि उन्हीं की ओर बढ़ रहे होते हैं। उसे अपनी ओर बढ़ता देख उन्हें समझ नहीं आता कि वह यहाँ पर क्यों आया है। जियांग मिंग एरोगेंट स्माइल देते हुए कहता है, ओए ओल्डली, तू ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है जैसे तेरी बीवी घर छोड़कर भाग गई हो? उसकी बात पर प्रिंसिपल गुस्से में उससे पूछता है, जियांग मिंग, तुम मेरे स्कूल में क्या कर रहे हो? इस पर जियांग मिंग कहता है, ओल्ड कॉमरेड, इस साल तुम्हारे स्टूडेंट्स की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, इसीलिए मैं अपने 2 स्टूडेंट्स लाया हूं। मंथली एग्जाम खत्म होने के बाद क्यों ना पहले स्थान वाले स्टूडेंट को हमारे साथ एक स्पार के लिए भेज दो। उसकी इस बात को सुन प्रिंसिपल सोचता है, धिकार है, यह आदमी तो सीधे मुझे बेइज्जत करने आया है। अगर मैं मना कर दूं तो क्या यह मान लेना होगा कि पूरे स्कूल में एक भी ढंग का टैलेंट नहीं है? वापस से जियांग मिंग उससे कहता है, बेशक तुम्हारी तरफ के स्टूडेंट्स की क्वालिटी तो काफी कमजोर लग रही है, अगर मना कर दो तो मैं समझ सकता हूं। उसकी इस बात पर चेन तियान कहता है, तुम जानबूझकर यहां परेशानी खड़ी करने आए हो। वही पीछे उसके दोनों स्टूडेंट्स किसी को देख हैरान रह जाते हैं। तभी उसका एक स्टूडेंट उसके कान के पास आकर उससे बताता है, टीचर, एक बुरी खबर है। वह एक और इशारा करते हुए कहता है, वहां सुहोंग है। उसकी इस बात पर जियांग मिनंग कहता है, कौन सुहंग? जब उसकी नजर सुहोंग पर जाती है तो वह समझ जाता है कि उसका स्टूडेंट किसके बारे में बात कर रहा है। वह सुहोंग को देख सोचता है, अरे यह तो वही लिटिल मॉन्सर है। क्या वह बच्चा वाकई नंबर 1 हाई स्कूल से है? वो अपने स्टूडेंट्स की ओर देख सोचता है, अगर ली यान और लीमिंग उससे भिड़ गए तो वह लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। बेहतर है चेहरा खोने से पहले ही पीछे हट लिया जाए। फिर वो अपनी झूठी मुस्कान के साथ प्रिंसिपल से कहता है, ओल्डली और ओल्ड चेन, गुस्सा मत होइए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, कोई मुकाबला नहीं। मेरे यह 2 बेकार स्टूडेंट आपके स्टूडेंट्स से तुलना के काबिल ही कहाँ? इस पर वे दोनों भी कहते हैं, हाँ, हम हार मानते हैं। उनके इस प्रकार के बिहेवियर को देख वो दोनों हैरान रह जाते हैं और गुस्सा होते हुए सोचते हैं, यह लोग इतनी जहरीली व्यंग भरी हंसी उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उनको यह नहीं पता होता कि वे दोनों किस वजह से पीछे हटे। अब मंथली एग्जाम का टाइम आ जाता है और अनाउंस होता है कि सुहोर्न और चैन पेंग दोनों का मुकाबला शुरू हो रहा है। सुहोर्न का फ्रेंड उससे कहता है, सुहन, तुम्हारा पहला प्रतिद्वंदी एक क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट है, तुम्हारी किस्मत वाकई खराब है। वही उसका टीचर भी कहता है, सुहन, तुम लड़ने की कोशिश कर सकते हो लेकिन जबरदस्ती मत करना, चोट लग गई तो फायदे से ज्यादा नुकसान होंगे। वही उसका अपोनेंट फाइटिंग पोजीशन में आकर उससे कहता है, तो बताओ तुम खुद नीचे जाओगे या फिर मैं तुम्हें जमीन पर गिराऊं? जब वो यह सब कह ही रहा होता है, तभी सुहोंग अपने प्ले से गायब हो जाता है और एक ही पल में उसके करीब आकर उसके एक रैप्टा मार देता है। एक ही रैप्टे में वह वहीं नॉक हो जाता है। सभी सुहोंग की स्पीड और पावर को देख दंग रह जाते हैं और वही उसका फ्रेंड उसकी पावर को देख कहता है, ओल्ड सू इतना खूंखार कब से हो गया? उसने एक ही वार में क्वाजी मार्शल आर्टिस्ट को टेक डाउन कर दिया। सुहोंग फाइट करते करते कई सारे स्टूडेंट्स को हरा देता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं और हैरानी से कहते हैं, अरे सुहोंग ने इतनी स्टूडेंट्स को हरा दिया, क्या वह पहले ही एक मार्शल आर्टिस्ट के लेवल पर पहुंच चुका है? अब आगे के मैच फाइनल मैच होने वाले हैं। चेन तियान सुहोंग की ओवरवेलमिंग पावर को देख प्रिंसिपल से पूछता है, फिलहाल आज के लिए इतना ही।
यह सुहोंग आखिर आया कहाँ से है, और जब मैं प्राइवेट ट्यूशन दे रहा था तब यह वहाँ क्यों नहीं था? प्रिंसिपल इस बात पर उससे कहता है, यह सब मेरी ही लापरवाही है। मेरी ड्यूटी में चूक हुई है। आखिर इतना शानदार टैलेंट और मुझे पहले पता ही नहीं चला। अगर मैंने पहले इसकी परवरिश पर ध्यान दिया होता, तो आज यह हुनर यूं दबा हुआ नहीं रहता। उनकी यह बात सुन चैन्यान सोचते हुए कहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, लेकिन याद ही नहीं आ रहा कहाँ। उसकी यह बात सुन प्रिंसिपल थोड़ा हैरान दिखता है। फिर वह कहता है, उधर दूसरी तरफ चैन शान और लीटू के बीच सेमीफाइनल मुकाबला है। अब किसी भी पल यह नतीजा आने वाला है कि उन दोनों की ताकत लगभग बराबर है या कुछ और। इस वक्त यह कहना मुश्किल है कि जीत किसकी होगी और हार किसे मिलेगी। इतना कहते ही उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, और फाइट शुरू होते ही वे दोनों एक दूसरे पर पंचों की वारिस कर देते हैं। लीटू उस पर अटैक करते हुए कहता है, चैनशान हम दोनों के पास 3 इकोस थंडर रश फिस्ट है। अगर तुमने अपनी अल्टीमेट मूव नहीं दिखाई तो मुझे हराने का सपना भी मत देखना। यह कहकर वह अपने थंडर रश फिस्ट से अटैक कर देता है। चैन शान उस अटैक को संभालने में स्ट्रगल कर रहा होता है। वह जैसे तैसे उसके अटैक को ब्लॉक करता है। चैन शान अपने फिस्ट में फायर एट्रीब्यूट कलेक्ट कर उस पर अटैक करते हुए कहता है, लीटू ध्यान से देखो कि कौन स्कूल का नंबर 1 स्टूडेंट रहेगा। सभी स्टूडेंट्स उसके अटैक को देख कहते हैं, एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन। क्या यह चैन शान अब यह भी कर सकता है, और वह भी फायर एट्रीब्यूट जिसकी ताकत बेहद इमेज होती है, जो कि सिर्फ थंडर एट्रीब्यूट से ही कमजोर होता है। लीट 2 भी अपने हैंड में मेटल एट्रीब्यूट को कंडेंस करते हुए कहता है, सिर्फ एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन ही तो है, आखिर यह कौन नहीं कर सकता। लीटू की पावर को देख स्टूडेंट्स और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, और हैरानी से कहते हैं, क्या लीटू भी एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन कर सकता है, और उसका एट्रीब्यूट है मेटल जिसकी कॉम्बैट पावर फायर से भी ज्यादा मानी जाती है। लीटू अपना अटैक करते हुए कहता है, और इतना ही नहीं मैं यह भी जानता हूं। यह कहकर वह अपना थंडर रश फिस्ट का अटैक कर देता है, जिसे 5 साउंड निकलते हैं। उसके इस अटैक को देख चैन शान को समझ आ जाता है कि वो अब इसके सामने नहीं टिक पाएगा, और हमें उसके चेहरे पर साफ मायूसी दिखती है। तभी लीटू का अटैक जाकर चैन शान के पेट पर लगता है, और उसी अटैक में वह नॉक हो जाता है। प्रिंसिपल लीटू की पावर देख शॉक एक्सप्रेशन देता है, और वह उसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, 5 इकोस थंडर रश फिस्ट। उस लड़के लीटू ने अपनी पावर बहुत गहराई से छुपा रखी। चेथियान भी लीटू की तारीफ में कहता है, सिर्फ 10 दिन के अंदर उसने ना सिर्फ एट्रीब्यूट एक्सटर्नलाइजेशन में महारत हासिल की, बल्कि उसकी थंडर रश फिस्ट भी माइक्रो लेवल तक पहुंच गई। लीटू का टैलेंट वाकई कमाल का है। प्रिंसिपल को लीटू की पावर को देख इतना भरोसा हो जाता है कि वह कहता है कि अब फाइनल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइक्रो लेवल थंडर रश फिस्ट और मेटल एट्रीब्यूट के साथ सुहोन के लिए लीटू को हराना नामुमकिन है। चेन त्यान भी प्रिंसिपल की बात से सहमत हो जाता है, और कहता है, अफसोस अगर सुहन को भी कोई गाइडेंस टेक्निक और थंडर रश फिस्ट आती तो शायद उसके पास लड़ने का एक मौका होता। तभी जियांग मिंग उनकी बात सुन उनसे कहता है, अरे ओल्ड चेन मैं 500 की शर्त लगाता हूं कि सुहोंग पहला स्थान हासिल करेगा। लगानी है तो लगाओ। अचानक से उसके इंटरफेरेंस को देख प्रिंसिपल कहता है, क्या तुम पागल हो? सुहोंग भले ही अच्छा है, लेकिन उसे कोई गाइडेंस टेक्निक नहीं आती, वो जीतेगा कैसे? इस पर चेन तियान भी कहता है, जब तुम खुद पैसे मेरे दरवाजे ला रहे हो तो यह शर्त मैं जरूर लगाऊंगा। और शायद इसी के साथ उनकी बैट लग जाती है, और इसी के साथ उन दोनों का फाइनल मैच शुरू हो जाता है। फाइनल मैच नंबर 1 लीटू और नंबर 666 सुहान के बीच होता है। सुहोंग का फ्रेंड उससे कहता है, चलो सुहोंग चैंपियनशिप जीत लो। और वही बाकी सारे स्टूडेंट्स लीटू का सपोर्ट करते हुए कहते हैं, लीटू ध्यान रखना, इज्जत मत गवाना। लीटू फाइटिंग पोजीशन में आकर सुहोंग से कहता है, तुम तो सच में किस्मत वाले निकले, ना मुझे मिले ना चैन शान से भिड़े और चुपके से फाइनल में पहुंच गए। सुहोंग लीटू को देख सोचता है, इतने सारे फिरोसियस बीस्ट का शिकार करने के बाद मुझे तो यह सारे स्टूडेंट बहुत कमजोर लगे। आखिरकार अब कोई तो आया जो देखने लायक है। चलो देखते हैं कि यह कितना स्ट्रांग है। क्या मैं इसके खिलाफ पूरी पावर का यूज कर पाऊंगा? यह सोचकर वह अपने हाथों को फाइट करने के लिए तैयार कर लेता है। लीटू उसे मॉक करते हुए कहता है, क्योंकि तुम लक के वजह से फाइनल में पहुंच गए इसलिए तुम स्कूल में सेकंड आ गए। इस पर सुहन कहता है, तो पहला नंबर कौन है? लीटू अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, नंबर 1। वह तो स्वाभाविक है कि मैं ही हूं। यह कहकर वह अपना मेटल वाला पंच का अटैक सुहोन पर करते हुए कहता है, तुम्हें हमारे बीच की ताकत का फर्क समझाने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चाल काफी है। सभी स्टूडेंट्स लीटू की पावर को देख सुहोन की फिक्र करते हुए कहते हैं, क्या उसने शुरुआत से ही 5 इकोस थंडर रश फिस्ट का अटैक कर दिया? क्या वो नंबर 1 आने के लिए इतना सीरियस है? सब खत्म। जैसे ही थंडर रश फिस्ट निकली, लड़ने के लिए क्या बचा? सुहोंग की हार तय है। यह वही बैठा दूसरा स्टूडेंट कहता है।
जब सभी यही सोच चुके होते हैं कि सुहोंग की हार बहुत बुरी तरह से होगी, तभी सुहोंग अपनी पावर रिलीज करता है, जिससे उसकी आंखें ग्लो करने लगती है। फिर वह भी अपने फीस्ट में पावर कलेक्ट करके उस पर अटैक करते हुए सोचता है, मैं तो बस यह देखना चाहता था कि मेरी फिजिकल पावर की लिमिट आखिर है कहाँ। जब सभी स्टूडेंट्स सुहन को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो वे सभी यही सोचते हैं, क्या सुहोंग पागल हो गया है? वह अटैक को डज नहीं कर रहा बल्कि सीधे मुक्कों से आमने सामने टकराने के लिए जा रहा है। वहीं दूसरा स्टूडेंट भी घबराते हुए कहता है, अगर मरना है तो ऐसे मत मर रेफरी, जल्दी उसे बचाओ। लेकिन जब उनकी फीस्ट आपस में टकराती है तो बहुत तेज आवाज सुनाई देती है और सुहोंग बड़े ही आसानी से उसके पंचेस के अटैक को ब्लॉक कर ले रहा होता है। तभी उनकी फीस्ट वापस से आपस में टकराती है। ली टू सुहोंग्स की पावर को फील कर मन ही मन सोचता है, उसने सच में मेरे 5 इकोस थंडरस फिस्ट को न्यूट्रलाइज कर लिया। क्या उसकी फिजिकल पावर इतनी ज्यादा है? यह सोचकर ही उसके चेहरे से पसीना आने लगता है और वह वापस से अपनी फुल पावर का अटैक सुहोंग पर करने लगता है। लेकिन सुहोंग उसे बिना किसी दिक्कत के संभाल रहा होता है। सुहोंग के पंचेस की पावर को फील कर लीटू मन ही मन घबराते हुए सोचता है, आखिर इसके साथ क्या गलत है? आखिर इसके पंचेस की पावर लगातार बढ़ क्यों रही है? वही सारे स्टूडेंट्स भी सुहोंग की इस अमेजिंग पावर को देख सोचते हैं, क्या सुहोंग ने कोई मार्शल स्किल इस्तेमाल ही नहीं की? फिर भी वह ली 2 के 5 इकोस थंडर रश फिस्ट का बराबरी से सामना कर रहा है। इस सुहोंग की ताकत कुछ ज्यादा ही डरावनी है। वही चेन तियान भी खुशी से कहता है, जरूर इसके पास कोई स्पेशल फिजिक है, वरना इसकी फिजिकल पावर इतनी बड़ी छड़ी नहीं हो सकती। इस बात पर प्रिंसिपल हंसते हुए कहता है, हमारे स्कूल ने सच में एक स्पेशल फिजिक वाला जीनियस पैदा किया है। उसकी इस बात पर वापस से चेन तियान कहता है, हालांकि सुहोंग की ताकत चौंकाने वाली है, लेकिन लीटू ने पहले ही अपना एट्रीब्यूट कंडेंस कर लिया है, इसीलिए सुहोंग के पास अब भी कोई बढ़त नहीं है। तभी वापस से सीन एरिना पर आता है। सुहोंग का पंच इतना हैवी हो जाता है जिससे लीटू जाकर दूर खिसक जाता है। इस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है और पंचेस में मेटल एट्रीब्यूट कलेक्ट करते हुए कहता है, सुहोंग घमंड मत करो, जीतने वाला सिर्फ मैं ही हूं। वो जल्दी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, पीछे हटो और अपनी हार मान लो। सुहोंग उसकी पंचेस की पावर को फील कर सोचता है, असल में मैं तो यह देखना चाहता था कि सिर्फ अपने फिजिकल पावर के दम पर मैं लीटू से कितनी देर तक लड़ सकता हूं, लेकिन यह आदमी तो इतनी जल्दी पूरी ताकत से फट पड़ा, तो अब मुझे भी थोड़ा सम्मान दिखाना होगा। यह सोचकर वह भी अपने पंचेस में थंडर कलेक्ट करते हुए कहता है, क्योंकि तुमने पूरी ताकत से हमला किया है तो मुझे भी कुछ पावर तुम्हें दिखाने दो। थंडर एट्रीब्यूट कलेक्ट करने की वजह से जोर से थंडर की आवाज आने लगती है और वह अपना अटैक लेकर लीटू को हिट करने के लिए बढ़ जाता है। जब लीटू यह देखता है कि सुहोंग ने अपने हाथों में थंडर कलेक्ट की है तो उसकी फट जाती है और उसके मुंह से यही